गुड मॉर्निंग फ्रेंड, माई सेल्फ एमडी नूर इस्लाम। किताबों की दुनिया में दोबारा से आपका स्वागत है। आज हम लोग सुनेंगे द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का चैप्टर नंबर 13, जिसका टाइटल है 4 सूचीबद्ध कंपनियों की तुलना। इस अध्याय में हम परिचालन में सिक्योरिटी एनालिसिस का नमूना पेश करना चाहेंगे। हमने कमोबेश कम रहित 4 कंपनियों को चुना है जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की सूची में लगातार हैं। वे हैं एल्ट्रा कॉर्प, इलेक्ट्रिक ऑटोलाइट व मर्जेथालेर लिनोटाइप एंटरप्राइजेज का विलयन, एमर्सन इलेक्ट्रिक कंपनी इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के निर्माता, एमरी एयर फ्राइट घरेलू मालवाहक विमानन, एमहार्ट कॉर्प मूल रूप से केवल बॉटलिंग मशीनरी के निर्माता लेकिन अब निर्माण हार्डवेयर में भी कार्यरत। इन तीनों मैन्युफैक्चरिंग फर्मों के बीच कुछ व्यापक समानताएं हैं लेकिन अंतर अधिक स्पष्ट प्रतीत होते हैं। इसे जांच को दिलचस्प बनाने के लिए जरूरी है कि इनके वित्तीय और परिचालन डेटा में पर्याप्त विविधता हो। टेबल 13-1 में हमने सार रूप में दर्शाया है कि 1970 के अंत में ये चारों कंपनियां बाजार में क्या बेचती थीं तथा कुछ आंकड़े 1970 के परिचालन के भी हैं। तत्पश्चात हमने कुछ प्रमुख रेशियो का भी विवरण दिया है जो एक ओर तो इनके प्रदर्शन से तो दूसरी ओर इनके भाव से संबंधित है। प्रदर्शन पैटर्न के विभिन्न पहलू किस तरह संबंधित भाव पैटर्न के अनुरूप हैं, इस पर टिप्पणी जरूरी है। अंत में हमने इन 4 कंपनियों की समीक्षा की है, कुछ तुलनाएं व संबंध सुझाए हैं और इनमें से प्रत्येक का रूढ़िवादी साधारण शेयर निवेशक की आवश्यकता अनुसार मूल्यांकन किया है। ग्राहम कोट्स। ग्राहम के 4 उदाहरणों में से केवल एमर्सन इलेक्ट्रिक अभी भी उसी रूप में मौजूद है। एल्ट्रा कॉरपोरेशन अब एक स्वतंत्र कंपनी नहीं है। 1970 के दशक में इसका बंकर रामो कॉरपोरेशन में विलय हो गया था और वह कंप्यूटर के शुरुआती नेटवर्क में ब्रोकरेज फर्मों को स्टॉक कोड्स की आपूर्ति करने के व्यवसाय में चली गई थी। एल्ट्रा कॉर्प की अब जो भी संचालन गतिविधियां शेष रह गई हैं वे अब हनीवेल कॉर्प का हिस्सा है। पूर्व में एमरी एयर फ्रेट के नाम से जानी जाने वाली फर्म अब CNF इंक का एक भाग है। उसी प्रकार एमहार्ट कॉर्प को 1989 में ब्लैक एंड डेकर कॉर्प में अधिकृत कर लिया। क्लोज। इन सभी 4 कंपनियों में सबसे अनोखा तथ्य यह है कि इनके करेंट प्राइस अर्निंग्स रेशियो उनके परिचालन प्रदर्शन या वित्तीय स्थिति से अत्यधिक व्यापक रूप से भिन्न थे। इनमें से 2 संस्थान एल्ट्रा और एमहार्ट 1968-1970 के बीच की औसत आय से केवल 9.7 गुना और 12 गुना अधिक भाव पर थे, जबकि DJIA में यही आंकड़ा 15.5 गुना था। अन्य 2 एमर्सन व एमरी ने ऐसी आय में 33 और 45 गुना का अत्यधिक उच्च गुणक दर्शाया। इस तरह के अंतर का निश्चित ही कोई स्पष्टीकरण अवश्य होगा और ये हाल ही के वर्षों में पसंदीदा कंपनियों के मुनाफे में सुपीरियर वृद्धि में भी पाया गया है, खासकर मालवाहक कंपनियों में, परंतु बाकी 2 फर्मों के ग्रोथ के आंकड़े असंतोषजनक नहीं थे। अधिक विस्तृत विश्लेषण के लिए हम हमारे आंकड़ों में प्राप्त प्रदर्शन के प्रमुख तत्वों की संक्षेप में समीक्षा करते हैं। पहला, लाभकारिता। सभी कंपनियां अपने बुक वैल्यू में संतोषजनक उपार्जन दर्शाती हैं, लेकिन एमर्सन और एमरी के आंकड़े बाकी दोनों से काफ़ी उच्च हैं। निवेशित पूंजी पर उच्च रिटर्न दर अक्सर अर्निंग्स प्रति शेयर में उच्च वार्षिक ग्रोथ के साथ चलती हैं। सिवाय एमरी के सभी कंपनियों ने 1969 में 1961 के मुकाबले बुक वैल्यू में बेहतर उपार्जन दर्शाया है, लेकिन एमरी के आंकड़े दोनों ही वर्षों में असाधारण रूप से बड़े थे। बी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए प्रति डॉलर बिक्री के लाभ आंकड़े आमतौर पर तुलनात्मक ताकत या कमजोरी का संकेत होते हैं। हम यहाँ रेशियो ऑफ ऑपरेटिंग इनकम टू सेल्स का इस्तेमाल करते हैं जो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की लिस्टेड स्टॉक रिपोर्ट में दिए जाते हैं। यहाँ पुनः सभी 4 कंपनियों के परिणाम संतोषजनक थे, जिसमें एमर्सन विशेष रूप से प्रभावशाली थी। कंपनियों में 1961 और 1969 के बीच हुए बदलाव काफी भिन्न थे। दूसरा, स्थिरता। इसे हम पिछले 3 वर्षों की औसत आय की तुलना में पिछले 10 वर्षों में से किसी एक में प्रति शेयर आय में अधिकतम गिरावट से मापते हैं। कोई भी गिरावट 100% स्थिर नहीं रही और ये 2 लोकप्रिय संस्थानों में दर्ज किया गया था, लेकिन एल्ट्रा और एमहार्ट की सुकुड़ना 1970 के खराब वर्ष में काफी संयत रहा, जो हमारे पैमाने के अनुसार DJIA के 7% की तुलना में प्रत्येक पर केवल 8% रहा।
तीसरा, ग्रोथ। दो लो मल्टीलायर कंपनियों ने काफी संतोषजनक ग्रोथ रेट दर्शाई, जो दोनों ही मामलों में डाउ जोन्स समूह से बेहतर थी। एल्ट्रा के आंकड़े स्थिर तो प्राइस अर्निंग रेशियो से तुलना करने पर विशेष रूप से प्रभावशाली थे। हाई मल्टीप्लायर में ग्रोथ निश्चित ही ज्यादा प्रभावशाली थी। चौथा, वित्तीय स्थिति। तीनों मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी थी, जो वर्तमान देयताओं के $1 के लिए $2 की वर्तमान अस्तियों के मानक रेशियो से बेहतर थी। एमरी एयर फ्राइट का रेशियो कम था, लेकिन ये अलग वर्ग में आता था और अपने शानदार रिकॉर्ड के कारण इसके लिए आवश्यक नकदी जुटाना समस्या नहीं थी। सभी कंपनियों का दीर्घावधिक ऋण तुलनात्मक रूप से कम था। डाइल्यूशन नोट। एमर्सन इलेक्ट्रिक का बाजार मूल्य 1970 के अंत में $165 मिलियन का कम डिविडेंड परिवर्तनीय प्रीफर्ड शेयर आउटस्टैंडिंग था। अपने विश्लेषण में हमने डाइल्यूशन फैक्टर की गणना को उसी आम तरीके से लिया है जैसे प्रीफर्ड को साधारण शेयर में परिवर्तित कर दिया गया है। इससे हालिया आय में लगभग 10 सेंट प्रति शेयर या कुछ 4% की कमी आई। पांचवा, लाभांश। बस बिना बाधा जारी रहने वाला इतिहास ही सचमुच मायने रखता है। इसमें सबसे अच्छा रिकॉर्ड एमहार्ट का था, जिसने 1902 से ही एक भी भुगतान विलंबित नहीं किया था। एल्ट्रा का रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा था। एमर्सन काफी संतोषप्रद है। एमरी फ्राइट अभी नई आई है। भुगतान प्रतिशत की विविधता में कुछ विशेष महत्वपूर्ण दिखाई नहीं पड़ता। वर्तमान डिविडेंड यील्ड प्राइस अर्निंग रेशियो के अनुरूप चीप पेयर पर डियर पेयर की तुलना में दोगुने जितनी उच्च है। छठा, भाव का इतिहास। पाठक इन सभी 4 इशू के भावों में दर्शाए वृद्धि प्रतिशत से प्रभावित हुआ होगा, जिसकी तुलना बीते 34 वर्षों में सबसे न्यूनतम से सबसे अधिकतम बिंदु के बीच की गई है। सभी मामलों में कम भाव को आगामी स्टॉक स्प्लिट से समायोजित किया गया है। ध्यान दें कि DJIA के लिए रेंज का क्रम 11 से 1 पर कम से अधिक तक है। हमारी कंपनियों के लिए यह फैलाव एमहार्ट के लिए मात्र 17 से 1 से लेकर एमरी एयर फ्राइट में 528 से 1 से कम नहीं है। ये कई गुना भाव वृद्धि हमारे अधिकांश पुराने साधारण शेयर इशू की विशेषता है और ये लाभ की अत्यधिक संभावनाओं को व्यक्त करते हैं जो शेयर बाजार में पहले से मौजूद रही हैं। लेकिन ये इस बात का भी संकेत करते हैं कि कैसे 1950 के पूर्व मंदी के बाजार में बड़ी गिरावट आई जब कम भाव दर्ज किए गए थे। एल्ट्रा और एमहार्ट दोनों ही 1969-70 के भाव टूटने के दौर में 50% से ज़्यादा की सिकुड़नों को झेल पाए। एमर्सन और एमरी में गिरावट गंभीर थी, लेकिन परेशान करने वाली कम थी। इनमें एमर्सन 1970 के अंत में और एमरी 1971 की शुरुआत में पलटकर नए सर्वाधिक शीर्ष पर पहुंच गए। 4 कंपनियों के सामान्य निष्कर्ष। एमर्सन इलेक्ट्रिक का कुल बाजार मूल्य अत्यधिक है, जो अन्य तीनों की संयुक्त को छोटा कर देता है। यह हमारी नज़र में साख वाले दिग्गज कंपनियों में से एक है, जिस पर बाद में टिप्पणी की जाएगी। जिस वित्तीय विश्लेषक को अच्छी याददाश्त का आशीर्वाद या इसमें अक्षम होना मिला होगा, वह एमर्सन इलेक्ट्रिक और जेनिथ रेडियो के बीच की समानता पर विचार करेगा, जो अस्वस्थ करने वाली नहीं होगी। जेनिथ का ग्रोथ रिकॉर्ड कई वर्षों तक शानदार रहा था। ग्राहम कोट्स। प्रत्येक मामले में ग्राहम तालिका 13-2 के खंड C का उल्लेख कर रहे हैं और 1936 से 1968 की अवधि के दौरान उच्च कीमत को कम कीमत से विभाजित करते हैं। उदाहरण के लिए एमरी की 66 की उच्च कीमत के 1/8 की कम कीमत से विभाजित करने पर 528 आता है, यानी उच्च और निम्न के बीच 528 से 1 का अनुपात। 1970 के अंत में $1.6 बिलियन पर उस समय के औसत स्टॉक आकार के हिसाब से एमर्सन का बाजार मूल्य वास्तव में विशाल था। 2002 के अंत में एमर्सन के सामान्य स्टॉक का कुल बाजार मूल्य लगभग $21 बिलियन था। क्लोज। ये भी बाजार में $1.7 बिलियन 1966 में बिका, लेकिन 1968 में इसका मुनाफा $43 मिलियन से गिरा और 1970 में केवल आधा रह गया और उस वर्ष की बड़ी बिकवाली में इसका भाव पिछले 89 के शीर्ष के मुकाबले 22.5 तक गिर गया। उच्च वैल्यूएशन में जोखिम भी उच्च होता है। एमरी एयर फ्राइट इन 4 कंपनियों में से भावी ग्रोथ के मायने में संभवतः सबसे संभावनाशील होना चाहिए। यदि उच्चतम घोषित आय से लगभग 40 गुना प्राइस अर्निंग रेशियो को भी आंशिक रूप से न्यायोचित सिद्ध किया जा सके, निश्चित ही पिछली ग्रोथ सबसे ज्यादा आकर्षक रही है। लेकिन ये आंकड़े भी भविष्य के लिए इतने महत्वपूर्ण नहीं है। यदि हम इनकी शुरुआती 1958 में केवल
$5,70,000 शुद्ध आय को काफी छोटा मानते हो। ये अक्सर साबित हुआ है कि वॉल्यूम और मुनाफे के पहले ही अत्यधिक विस्तारित हो जाने के बाद हाई रेट की ग्रोथ जारी रहना बहुत मुश्किल होता है। एमरी की कहानी में सबसे हैरान कर देने वाला पहलू यह है कि 1970 में इनकी आय और बाजार भाव समान गति से बढ़ते रहे, जो कि घरेलू यात्री विमान उद्योग के लिए सबसे खराब वर्ष था। हालांकि ये एक उल्लेखनीय उपलब्धि थी, लेकिन इससे यह सवाल भी उठा कि क्या स्थितियां विपरीत होने पर बढ़ती प्रतिस्पर्धा के माध्यम से फॉरवर्ड्स और एयरलाइंस के बीच नई व्यवस्था के दबाव आदि से भविष्य का लाभ असुरक्षित हो जाएगा। इन बिंदुओं पर कोई भी ठोस फैसला लेने से पहले संभवतः विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता है, लेकिन रूढ़िवादी निवेशक अपने साधारण अनुमानों में इन्हें अनदेखा नहीं कर सकते। एमहार्ट और एल्ट्रा। एमहार्ट ने बीते 14 वर्षों में शेयर बाजार से ज़्यादा बेहतर अपने कारोबार में कर दिखाया है। 1958 में ये अपने वर्तमान आय से 22 गुना अधिक पर बिका था, जो डीजेआईए के रेशियो के बराबर था। तब से इसका मुनाफा 3 गुना हो गया है, लेकिन डाउ के लिए वृद्धि 100% से कम थी। 1970 में इसकी क्लोजिंग प्राइस बंद भाव 1958 के उच्चतम की एक तिहाई बनाम डाउ के लिए 43% ही थी। एल्ट्रा का रिकॉर्ड भी कुछ ऐसा ही था। लगता था जैसे इनमें से किसी भी कंपनी के लिए मौजूदा बाजार में कोई ग्लैमर या सेक्स अपील नहीं है, जबकि इनके दर्शाए सभी डेटा आंकड़े आश्चर्यजनक रूप से अच्छे दिख रहे थे। इनकी भावी संभावनाएं, इन पर यहाँ हम कोई विचारशील टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन 1971 में स्टैंडर्ड एंड पुअर्स का इन चारों कंपनियों के बारे में यह कहना था। एल्ट्रा दीर्घावधिक संभावनाएं, कुछ परिचालन चक्रीय है, लेकिन स्थापित स्पर्धात्मक स्थिति और विविधीकरण प्रति संतुलन करने वाले कारक हैं। एमर्सन इलेक्ट्रिक, भले वर्तमान दृष्टिकोण से इसका पर्याप्त भाव 71 पर है, लेकिन इस शेयर से दीर्घावधिक अपील है। एक सतत अधिग्रहण नीति के बाद औद्योगिक क्षेत्र में मजबूत स्थिति तथा एक त्वरित अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम बिक्री बढ़ने व आय वृद्धि के संकेत हो सकते हैं। एमरी एयर फ्राइट। शेयर का भाव 57 पर मौजूदा प्रस्ताव पर ज़्यादा प्रतीत होता है, लेकिन लंबी अवधि तक रखने के योग्य है। एमहार्ट, इस वर्ष ग्लास कंटेनर इंडस्ट्री में कम पूंजी व्यय होने के बावजूद 1972 के कारोबारी वातावरण में सुधार होने से आय को सहायता मिलनी चाहिए। शेयर को इस कीमत 34 पर होल्ड किया जा सकता है। निष्कर्ष, बहुत से वित्तीय विश्लेषकों को एमर्सन और एमरी के शेयर बाकी दोनों से ज़्यादा दिलचस्प व आकर्षक लग सकते हैं, मुख्य रूप से शायद इसलिए क्योंकि इनकी बाजार गतिविधियां बेहतर थीं, और गौण रूप से इसलिए क्योंकि आय में हाल ही में तेजी से ग्रोथ हुई थी। हमारे रूढ़िवादी निवेश सिद्धांतों के तहत पहली बात, चयन का वैध कारण नहीं हो सकती। ये स्पेकुलेटर के खोलने की चीज है। दूसरी, वैध है, लेकिन एक सीमा के भीतर। क्या एमरी एयर फ्राइट की अतीत की ग्रोथ व संभवतः अच्छी संभावनाएं इसके मौजूदा आय से 60 गुना अधिक के भाव को न्यायोचित ठहराती हैं? हमारा जवाब होगा, शायद उनके लिए जिन्होंने इस कंपनी की संभावनाओं का गहन अध्ययन किया हो, और खासकर जब वे किसी ठोस और आशावादी निष्कर्ष पर पहुंच सके हों। लेकिन सावधान निवेशकों के लिए नहीं, जो पहले ही पर्याप्त रूप से निश्चिंत होना चाहते हों और उनसे उपार्जन व शेयर बाजार में वॉल स्ट्रीट की अति उत्साही वाली ठेठ गलती ना हो जाए। ऐसी चेतावनी की जरूरत एमर्सन इलेक्ट्रिक के मामले में भी चाहिए थी, जिसमें बिलियन डॉलर से भी अधिक की अमूर्त अस्थियों या उपार्जन क्षमता का बाजार में वर्तमान मूल्यांकन का विशेष संदर्भ भी एक कारक हो। हम ये भी जोड़ना चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, जो एक समय शेयर बाजार का दुलारा बच्चा था, अब आमतौर पर संकटपूर्ण दिनों में घिर गई है। ग्राहम कोट्स, ग्राहम सही थे। 1972 में निफ्टी 50 शेयरों में से जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और अत्यधिक मूल्यवान थे, एमरी ने सबसे खराब प्रदर्शन किया था। 1 मार्च 1982 के फोर्ब्स के अंक में बताया गया था कि 1972 के बाद से एमरी ने मुद्रास्फीति के बाद अपने मूल्य का 72.8% खो दिया था। 1974 के अंत में मिनियापोलिस में लेवथात ग्रुप के निवेशक शोधकर्ता के अनुसार एमरी का स्टॉक 58% गिर चुका था और इसका मूल्य आय अनुपात 64 गुना से घटकर सिर्फ 15 रह गया था। ग्राहम ने जिस अति उत्साह के खिलाफ चेतावनी दी थी, उसे आसानी के साथ दरकिनार कर दिया गया था। क्या समय बीतने पर इस तरह की ज्यादती की भरपाई हो सकती है? ऐसा हमेशा नहीं हो सकता। लेव लाट ने गणना की थी कि 1972 में एमरी में निवेश किए गए $1000 का मूल्य 1999 तक केवल $839 रह जाएगा।
ऐसा संभव है कि 1990 के दशक के अंत में इंटरनेट स्टॉक के लिए जिन्होंने अधिक भुगतान किया था वे आने वाले कई दशकों तक नहीं टूटेंगे। यदि ऐसा होता है तो अध्याय 20 पर टिप्पणी देखें। क्लोज। एमर्सन एक विशिष्ट अपवाद है, लेकिन इसे भविष्य में अनेक वर्षों तक ऐसा अपवाद बने रहना होगा। इससे पहले कि यह 1970 के बंद भाव को अपने आगामी प्रदर्शन से पूरी तरह न्यायोचित ठहरा सके। इसके विपरीत अल्ट्रा 27 पर और यमहा 33 पर दोनों ही ऐसी चिन्हित कंपनियां हैं जिनके भाव के पीछे उचित मूल्य है, जिससे ये युक्ति युक्त सुरक्षित निवेश बन जाता है। यहाँ निवेशक यदि चाहे तो अपने आप को मूल रूप से इन व्यवसायों का एक अंश स्वामी मान सकता है, जिसकी कीमत निवेश किए गए धन के रूप में बैलेंस शीट में दर्शाई गई है। निवेशित पूंजी पर उपार्जन दर लंबे समय से संतोषजनक रही है, मुनाफे में स्थिरता है और वित्तीय ग्रोथ रेट हैरान करने वाली है। ये दोनों कंपनियां हमारी रक्षात्मक निवेशक के पोर्टफोलियो में शामिल होने वाली 7 रणनीतिक आवश्यकताओं पर खरी उतरती है। इसके बारे में अगले अध्याय में बताएंगे, लेकिन हम इसे इस तरह सार संक्षिप्त कर सकते हैं। पहला, उचित आकार। दूसरा, पर्याप्त मजबूत वित्तीय स्थिति। तीसरा, कम से कम बीते 20 साल लगातार डिविडेंड। चौथा, बीते 10 वर्षों में कोई उपार्जन घाटा नहीं। पांचवा, प्रति शेयर अर्निंग्स में कम से कम 1/3 की 10 वर्षीय ग्रोथ। छठा, शेयर का भाव कुल असित मूल्य से 1.5 गुना से अधिक न हो। सातवां, भाव बीते 3 वर्षों के औसत उपार्जन से 15 गुना से अधिक ना हो। हम अल्ट्रा या यमहा का भावी उपार्जन संभावनाओं की भविष्यवाणी नहीं करते। निवेशक की साधारण शेयरों की विविधीकृत सूची में कुछ ऐसा अवश्य होता है जिससे निराशा मिले, और यह इनमें से एक या दोनों ही मामलों में संभव है। परंतु विविधीकृत सूची जो चयन के उपरोक्त सिद्धांतों पर आधारित हो और साथ ही निवेशक जिस भी अन्य अनुभूत पैमाने को अपनाना चाहे उसे वर्षों तक अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए। कम से कम हमारे दीर्घावधिक अनुभव ने तो हमें यही बताया है। अंतिम अवलोकन। एक अनुभवी प्रतिकूल विश्लेषक जिसने भले ही इन 4 कंपनियों पर हमारे लिए तर्कों को स्वीकार कर लिया होता, लेकिन इस अनुशंसा में झिझकता कि 1970 के अंत में एमर्सन या एमरी के शेयरों का धारक उन्हें अल्ट्रा या यमहा के शेयरों से बदल दे। ग्राहम का तर्क यह है कि उस समय की कीमतों के आधार पर एक निवेशक इन दोनों कंपनियों में उनके बुक वैल्यू से थोड़ा अधिक कीमत पर शेयर खरीद सकता था, जैसा कि तालिका 13-2 में खंड बी की तीसरी पंक्ति में सिखाया गया है। जब तक धारक इन अनुशंसाओं के खंड के दर्शन को स्पष्ट रूप से ना समझ जाता, कोई कारण नहीं था कि थोड़ी ही अवधि में इन 2 कम गुणक वालों का प्रदर्शन उच्च गुणक वालों से बेहतर होने की आशा रखते। उच्च गुणक को बाजार में अच्छी तरह से सोचा समझा गया था और उसके पीछे काफी हद तक गति थी जो अनिश्चितकालीन तक जारी रह सकती थी। एमर्सन और एमरी पर अल्ट्रा और यमहा को प्राथमिकता देने का ठोस आधार क्लाइंट का विचारित निष्कर्ष होता कि वो ग्लैमर टाइप निवेश की जगह वैल्यू टाइप निवेश को प्राथमिकता देता है। इसलिए एक सीमा तक साधारण शेयर निवेश नीति अनिवार्य रूप से निवेशक के अपने नजरिए पर निर्भर होना चाहिए। हमने इस बारे में अपने अगले अध्याय में विस्तार से चर्चा की है। अध्याय 13 पर टिप्पणी। एयरफोर्स में एक नियम है कि 6 की जांच करें। एक पायलट उड़ा रहा है, सभी दिशाओं में देख रहा है और बहुत सुरक्षित महसूस कर रहा है। एक और पायलट उड़ान भरता है, उसके पश्चात 6 बजे से 12 बजे सीधे सामने और गोली मार देता है। ज्यादातर हवाई जहाजों को इसी तरह से मार गिराया जाता है। ये सोचना बहुत खतरनाक है कि आप सुरक्षित हैं। कहीं ना कहीं एक कमजोरी होती है जो आपको ढूंढनी है। आपको हमेशा 6 बजे चेक करना चाहिए। जनरल डोनाल्ड कुट्रीना, यूएस एयरफोर्स। ई बिजनेस। जैसा कि ग्राहम ने किया, हम भी 4 शेयरों में तुलना और विषमता को देखते हैं जिसमें उनके 31 दिसंबर 1999 के रिपोर्टेड आंकड़ों का उपयोग करेंगे। वो समय जिससे हमें शेयर बाजार में अब तक हुए मूल्यांकन का कुछ सबसे उग्र चरम देखने को मिलेगा। एमर्सन इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन, टिकर चिन्ह EMR की स्थापना 1890 में हुई और एक ग्राहम की 4 मूल कंपनियों में से इकलौती बची है। यह अनेक तरह के उत्पाद बनाती है जिसमें पावर टूल्स, एयर कंडीशनिंग उपकरण और इलेक्ट्रिक मोटर शामिल हैं। EMC कॉर्प, टिकर चिन्ह EMC की स्थापना 1979 में हुई और एक कंपनियों को कंप्यूटर नेटवर्क पर इलेक्ट्रॉनिक जानकारियों को स्वतः स्टोर करने में सक्षम बनाती है। एक्सपोर्टेड इंटरनेशनल ऑफ वाशिंगटन इंक, टिकर चिन्ह EXPD की स्थापना 1979 में सिएटल में हुई। ये माल भेजने वालों को दुनिया भर में वस्तुओं की गति को ट्रैक करने में मदद करती है। एक्सोड कम्युनिकेशन इंक, टिकर चिन्ह EXDS
कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए वेबसाइटों को होस्ट व प्रबंधन करने के साथ ही अन्य इंटरनेट सेवाएं भी देती हैं। इसके शेयर पहली बार जनता को मार्च 1998 में बेचे गए। ये टेबल इन कंपनियों के 1999 में समाप्त वर्ष तक के भाव, प्रदर्शन और मूल्यांकन को सार रूप से दर्शाती है। इलेक्ट्रिक पर इलेक्ट्रीफाइंग नहीं। ग्राहम के 4 शेयरों में से सबसे ज़्यादा महंगा एमर्सन इलेक्ट्रिक हमारे अपडेट ग्रुप में सबसे सस्ता है। ओल्ड इकोनॉमी इंडस्ट्री में आयातित होने के कारण एमर्सन 1990 के दशक के अंत तक उबाऊ दिखने लगा। इंटरनेट युग में एमर्सन के भारी भरकम वेट ड्राइव वैक्यूम किसे चाहिए। कंपनी के शेयर अस्थायी रूप से मरणासन स्थिति में पहुंच गए। 1998 व 1999 में एमर्सन का शेयर S&P 500 इंडेक्स से कुल 49.7 बिंदु प्रतिशत पीछे था। तुच्छ कमजोर प्रदर्शन, लेकिन ये एमर्सन का शेयर था। एमर्सन कंपनी की कैसी स्थिति थी? 1999 में एमर्सन ने $14.4 बिलियन कीमत के उत्पाद और सेवाएं बेचे, जो पिछले वर्ष से लगभग $1 बिलियन अधिक थे। इस राजस्व में से एमर्सन की शुद्ध आय $1.3 बिलियन थी, जो 1998 से 6.9% अधिक थी। बीते 5 वर्षों में इसकी प्रति शेयर आय में 8.30% 3% की ठोस औसत दर से वृद्धि हुई थी। एमर्सन का डिविडेंड दोगुने से अधिक बढ़कर $1.30 प्रति शेयर हो गया था। बुक वैल्यू भी $6.69 से बढ़कर $14.27 प्रति शेयर हो गई थी। वैल्यू लाइन के अनुसार पूरे 1990 के दशक में एमर्सन का नेट प्रॉफिट मार्जिन और रिटर्न ऑन कैपिटल बतौर कारोबार उनकी दक्षता का मुख्य पैमाना मजबूती से तकरीबन क्रमशः 9% और 18% उच्च रहा। इससे भी बढ़कर एमर्सन की आय बीते 42 वर्षों में लगातार बढ़ती रही और उसने लगातार 43 वर्षों तक अपना डिविडेंड बढ़ाया। अमेरिकी कारोबार में सबसे लंबी अवधि की स्थिर ग्रोथ। वर्ष के अंत में एमर्सन के शेयर का भाव कंपनी की प्रति शेयर कुल आय में 17.7 गुना पर था। अपने पावर टूल्स की ही तरह एमर्सन कभी दिखावटी नहीं रहा, लेकिन वह भरोसेमंद था और इसे ओवर हीटिंग के संकेत भी नहीं थे। क्या EMC PDQ को बढ़ा सकता है? EMC कॉर्प 1990 के दशक के सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले शेयरों में से था, जो बढ़ रहा था, बल्कि कहना चाहिए उड़ रहा था। $1000 से भी अधिक, 1000% से भी अधिक, 81,000% से भी अधिक। यदि आपने 1990 की शुरुआत में EMC के शेयर में $10,000 निवेश किए होते तो 1999 के अंत तक आपके पास $8.1 मिलियन से कुछ ज़्यादा ही होते। EMC के शेयर पर 1999 में ही 197.1% रिटर्न था, जो एमर्सन शेयर ने 1992 से 1999 तक के संयुक्त 8 वर्ष में हासिल किया, उससे भी अधिक। EMC ने कभी डिविडेंड नहीं दिया, इसी जगह उसने अपनी सारी कमाई कंपनी की सतत तरक्की में लगाई। उनके 31 दिसंबर के भाव $54,625 थे। EMC के शेयर कंपनी के पूर्ण वर्ष की घोषित आय से 130 गुना पर ट्रेड हुए, जो एमर्सन के शेयर के वैल्यूएशन लेवल से लगभग 6 गुना था। EMC के कारोबार का क्या हाल रहा? 1999 में रेवेन्यू ग्रोथ 24% रही, जो $6.7 बिलियन तक बढ़ गई। एक वर्ष पूर्व की तुलना में इसकी अर्निंग्स प्रति शेयर 61 सेंट से बढ़कर 92 सेंट तक पहुंच गई, जो 51% की वृद्धि है। 1999 में समाप्त 5 वर्षों में EMC की आय में 28.8% की वार्षिक दर पर का शानदार इजाफा हुआ, और जब सबको इंटरनेट कॉमर्स के ज्वार के चढ़े रहने की उम्मीद थी, इसका भाव और भी उज्जवल दिखता था। 1999 में पूरे वर्ष EMC के चीफ एग्जीक्यूटिव लगातार रेवेन्यू के 2001 तक $10 बिलियन को छू लेने की भविष्यवाणी कर रहे थे, जो 1998 में $5.4 बिलियन था। इसके लिए 23% की औसत वार्षिक ग्रोथ चाहिए थी, जो इतनी बड़ी कंपनी के लिए भी विशालकाय विस्तार दर थी। लेकिन वॉल स्ट्रीट के विश्लेषक और अधिकांश निवेशकों को विश्वास था कि EMC ऐसा कर सकेगी। आखिरकार पिछले 5 वर्षों में EMC ने अपना रेवेन्यू दोगुना कर लिया था और अपनी शुद्ध आय को 3 गुना कर लिया था। लेकिन 1995 से 1999 तक वैल्यू लाइन के मुताबिक EMC का नेट प्रॉफिट मार्जिन 19% से फिसल कर 17.4% पर आ गया था, जबकि इनका रिटर्न ऑन कैपिटल 26.8% से गिर कर 21% तक आ गया था। ये अभी भी अत्यधिक लाभप्रद था, फिर भी EMC पहले ही फिसल रहा था
और अक्टूबर 1999 में एएमसी ने डेटा जनरल कॉरपोरेशन का अधिग्रहण कर लिया, जिससे उस वर्ष एएमसी के रेवेन्यू में मोटे तौर पर $1.1 बिलियन का इजाफा हुआ। सिर्फ डेटा जनरल कॉरपोरेशन से प्राप्त अतिरिक्त रेवेन्यू को घटा देने भर से हम देख सकते हैं कि एएमसी का कारोबार 1998 में $5.4 बिलियन था, जो 1999 में मात्र $5.6 बिलियन तक चढ़ा था। ग्राहम कोट्स, जैसा कि हम अध्याय 19 में देखेंगे, व्यवहार में इस तर्क का अक्सर अर्थ होता है कंपनी के शीर्ष प्रबंधकों के धन की निरंतर वृद्धि के लिए धन उपलब्ध कराना। 30 दिसंबर 1999 को सीएनबीसी पर एक कार्यक्रम के दौरान होस्ट रॉन इंसाना ने एएमसी के मुख्य कार्यकारी माइकल रुएटर्स से पूछा कि क्या 2000 और उसके बाद का समय 1990 के दशक की तरह ही अच्छा होगा। वास्तव में ऐसा लगता है कि गति तेज हो रही है, रुएटगर्स ने दावा किया था। जब इंसाना ने पूछा कि क्या एएमसी का स्टॉक अधिक मूल्यांकित है, तो रुएटगर्स ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि हमारे सामने जो अवसर हैं वे लगभग असीमित हैं, इसलिए यह अनुमान लगाना तो कठिन है कि क्या ये चीज़ें अधिमूल्यांकित हैं। यही एक इतना बड़ा बदलाव हो रहा है कि अगर आप आज विजेताओं को ढूंढ सकें, और मुझे निश्चित रूप से लगता है कि एएमसी उनमें से एक है, तो भविष्य में आपको इसका अच्छा पुरस्कार अवश्य मिलेगा। क्लोज। ये मात्र 3.6% की वृद्धि थी। दूसरे शब्दों में एएमसी की वास्तविक ग्रोथ रेट लगभग शून्य थी। उस वर्ष में भी जब Y2K कंप्यूटर बग के भय से बहुत सी कंपनियों ने नई टेक्नोलॉजी पर रिकॉर्ड धनराशि व्यय की थी। धुलाई का सहज घुमाव। एएमसी के विपरीत एक्सपेडिटर्स इंटरनेशनल ने अभी उड़ना नहीं सीखा था। हालांकि 1990 के दशक में इस फर्म के शेयर में वार्षिक 30% की वृद्धि हुई थी। ये बड़ा फायदा भी दशक के अंत में आया, जब 1999 में कंपनी का शेयर 109.1% रिटर्न पर पहुंच गया। सिर्फ एक वर्ष पहले एक्सपेडिटर्स का शेयर 9.5% चढ़ा था, जो S&P 500 इंडेक्स से 19% बिंदु से भी अधिक पीछे रहा था। इनका कारोबार कैसा था? एक्सपेडिटर्स कंपनी निश्चित ही तेजी से तरक्की कर रही थी। 1995 से ही इनके रेवेन्यू में 19.8% की औसत वार्षिक दर से इजाफा हुआ, जो इस अवधि में 3 गुना होकर अंत में 1999 में $1.4 बिलियन हो गया, तथा अर्निंग्स प्रति शेयर में 25.8 वार्षिक की वृद्धि हुई, जबकि डिविडेंड वार्षिक क्लिप में 27% तक बढ़ा। एक्सपीडिटर्स पर कोई दीर्घावधि कर्ज नहीं था और इसकी कार्यशील पूंजी 1995 से लगभग दोगुनी हो गई थी। वैल्यू लाइन के अनुसार एक्सपेडिटर्स की प्रति शेयर वैल्यू बुक वैल्यू में 129% का इजाफा हुआ और इसके रिटर्न ऑन कैपिटल में 21% के साथ 1/3 से भी अधिक की बढ़ोतरी हुई। हर मानक पर एक्सपेडिटर्स का कारोबार शानदार था। ये छोटी सी फ्राइट फॉरवर्डिंग मालवाहक कंपनी थी, जिसका बेस सिएटल में था और इसका अधिकांश परिचालन एशिया में होता था, लेकिन वॉल स्ट्रीट पर गुमनाम थी। केवल 32% शेयरों का स्वामित्व संस्थागत निवेशकों के हाथों में था। एक्सपेडिटर्स के मात्र 8,500 शेयरधारक थे। 1999 में दोगुना होने के बाद इसके शेयर का भाव एक्सपेडिटर्स की वार्षिक शुद्ध आय से 39 गुना हो गया, जो कहीं से भी सस्ता नहीं था, लेकिन एएमसी के सिर घुमा देने वाले मूल्यांकन से काफ़ी कम था। ग्राहम कोट्स। Y2K बग का ईयर 2000 की समस्या दरअसल ये सोच थी कि दुनिया भर में लाखों कंप्यूटर 1 जनवरी 2000 की सुबह यानी मध्यरात्रि के 1 सेकंड के बाद काम करना बंद कर देंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि 1960 और 1970 के दशक में प्रोग्रामरों ने अपने ऑपरेटिंग कोड में 31/12/1999 से आगे किसी भी तारीख की संभावना ही नहीं की थी। 1999 से अमेरिकी कंपनियों ने सुनिश्चित करने के लिए कि उनके कंप्यूटर Y2K संगत होंगे अरबों डॉलर खर्च कर डाले। अंत में 1 जनवरी 2000 को 12:0001 बजे सब कुछ ठीक रहा। क्लोज। स्वर्ग का वादा। 1999 के अंत तक एक्सोडस कम्युनिकेशन अपने शेयरधारकों को सीधे दुग्ध व शहद की भूमि में ले आते प्रतीत होते थे। 1999 में शेयर 1005.8% चढ़ गए, जो 1 जनवरी को किए गए $10,000 के निवेश को 31 दिसंबर तक $1,10,000 से भी अधिक में बदलने के लिए काफ़ी था। वॉल स्ट्रीट के प्रमुख इंटरनेट स्टॉक एनालिस्ट, जिनमें मेरे लिंच के अत्यधिक प्रभावशाली हेनरी ब्लाउजेट भी शामिल थे, ने भविष्यवाणी की कि वो शेयर अभी आने वाले वर्ष में 25% से 125% तक और बढ़ेगा।
और सबसे अच्छा एक्सोडस के मुनाफे को ललचाई आंखों से देखने वाले ऑनलाइन ट्रेडर्स को यह भी दिख रहा था कि इन्होंने 1999 से 3 बार अपने शेयरों में 1/2 स्प्लिट किया था। इस 1/2 स्टॉक स्प्लिट में कंपनी अपने शेयरों की संख्या को दोगुना करती है और इनका भाव आधा कर देती है। इससे शेयरधारक के पास दोगुने शेयर हो जाते हैं, जिनमें से प्रत्येक का भाव पहले से आधा होता है। इसमें अच्छा क्या है? कल्पना कीजिए कि आपने मुझे एक डाइम 10 सेंट का सिक्का दिया और मैं आपको बदले में 2 निकल 5 सेंट का सिक्का दूं और पूछूं कि आप अपने को अधिक धनवान महसूस कर रहे हैं, तो शायद आप यही सोचेंगे कि या तो मैं मूर्ख हूं या भरमबस आपको समझ रहा हूं। और फिर भी 1999 के .com स्टॉक्स के प्रति उन्माद इतना था कि ऑनलाइन ट्रेडर्स ऐसे व्यवहार करने लगे जैसे 2 निकल का मूल्य 1 डाइस से अधिक है। केवल शेयरों में 1/2 की स्प्लिट की खबर मात्र से ही फौरन शेयर के भाव 20% या अधिक तक चढ़ जाते थे। क्यों? क्योंकि ज्यादा शेयर होने पर लोग खुद को अधिक समृद्ध महसूस करते हैं। यदि किसी ने जनवरी में एक्सोडस के 100 शेयर खरीदे तो अप्रैल के स्टॉक स्प्लिट के बाद उसके पास 200 शेयर हो गए और ये 200 अगस्त में 400 हो गए, फिर ये 400 दिसंबर में 800 हो गए। इन लोगों को यह एहसास रोमांचित कर जाता था कि पहले 100 शेयर खरीदने मात्र से उन्हें 700 से अधिक शेयर मिल गए। उनके लिए ये गिरे मिले पैसे जैसे अनुभव था। उन्हें इसकी परवाह नहीं थी कि हर स्प्लिट के साथ प्रति शेयर भाव आधा हो जाता था। दिसंबर 1999 में एक उल्लासित एक्सोडस शेयर धारक ने, जो गिव मी अ डॉलर हैंडल चलाता था, बहुत खुश होकर अपने ऑनलाइन मैसेज बोर्ड में लिखा, मैं इन शेयरों को 80 साल तक होने तक अपने पास रखने वाला हूं, क्योंकि आने वाले वर्षों में इसके सैकड़ों बार स्प्लिट होने के बाद मैं सीईओ के करीब हो जाऊंगा। एक्सोडस का कारोबार कैसा था? ग्राहम तो इसे 10 फुट के पोल और हैजमैट सूट पहनकर भी नहीं छूते। एक्सोडस का रेवेन्यू उफान पर था, जो 1998 में $52.7 मिलियन से 1999 में $242.1 मिलियन तक बढ़ गया। लेकिन 1999 में उसे इस रेवेन्यू में $130.3 मिलियन का नुकसान हुआ, जो पिछले साल से दोगुना था। एक्सोडस पर कुल $2.6 बिलियन का कर्ज था और इसके पास नकदी की इतनी कमी थी कि उसने सिर्फ दिसंबर माह में ही $971 मिलियन का उधार लिया। एक्सोडस की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार इस नए उधार से आगामी वर्ष में उसके ब्याज भुगतान में $50 मिलियन से भी अधिक जुड़ जाएंगे। कंपनी ने 1999 में $156 मिलियन नकद के साथ शुरुआत की और नए वित्त पोषण से $1.3 बिलियन जुटाने के बाद भी वर्ष के अंत तक $1 बिलियन का नकद शेष था। अर्थात इसके कारोबार में 1999 के दौरान $400 मिलियन से अधिक नकद निकल लिया। तो ऐसी कंपनी अपने उधार किस तरह चुका सकती थी? लेकिन निश्चित ही ऑनलाइन ट्रेडर्स का पूरा ध्यान इस पर था कि यह शेयर कितनी ऊपर तक जाता है, ना कि यह कंपनी स्वस्थ है या नहीं। एक ट्रेडर जिसका स्क्रीन नाम लॉन्च पैड 1999 था, उसने डिंग मारी, इस स्टॉक में अभी चढ़ना शुरू ही किया है तो अनंत के पार भी जाएगा। लॉन्च पैड की भविष्यवाणी की विसंगति अनंत के पार ग्राहम की क्लासिक चेतावनी की आदर्श रूप से याद दिलाता है। ग्राहम ने हमसे कहा था, आज का निवेशक भविष्य के अनुमान में इतना चिंतित है कि वह पहले ही इसके लिए बड़ा भुगतान कर रहा है। इस प्रकार उसने इतने अध्ययन और सावधानी के साथ जो अनुमान लगाया है, वो वास्तव में हो भी सकता है और हो सकता है फिर भी कोई लाभ नहीं हो। यदि वो अपेक्षित सीमा तक अमल में आने में विफल रहता है, तो उसे वास्तव में एक गंभीर, अस्थायी और शायद अस्थायी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इन कंपनियों के अंतिम परिणाम 1999 के बाद इन चारों शेयरों का प्रदर्शन कैसा रहा? एमर्सन इलेक्ट्रिक ने 2000 में 40.7% की बढ़त हासिल की। हालांकि 2001 और 2002 में शेयरों के भाव गिरे, लेकिन 2002 में अंततः इन्हें अपने 1999 के अंतिम भाव से 4% नीचे की हानि हुई। ईएमसी भी 2000 में आगे बढ़ी, इसे 21.7% का लाभ हुआ, लेकिन 2001 में शेयरों में 79.4% और 2002 में पुनः 54.3% का नुकसान हुआ, जिससे वे अपने 1999 के वर्षांत स्तर से 88% नीचे आ गए। तो 2001 में $10 बिलियन के रेवेन्यू के पूर्वानुमान का क्या हुआ? एएमसी का वर्ष समाप्त होने तक केवल $7.1 बिलियन का रेवेन्यू तथा $508 मिलियन की शुद्ध हानि था। इसी बीच जैसा मंदी का बाजार रहा ही ना हो, एक्सपेडिटर्स इंटरनेशनल के शेयरों में 2000 में 22.9%,
2001 में 6.5% और 2002 में पुनः 15.1% का लाभ हुआ और वर्षांत तक वे अपने 1999 के अंत के भाव से लगभग 51% के ऊपर थे। एक्सोडस के शेयरों में 2000 में 55% और 2001 में 99.8% का नुकसान हुआ। 26 सितंबर 2001 को एक्सोडस ने अध्याय 11 दिवालिया संरक्षण के लिए अर्जी दायर कर दी। कंपनी की ज्यादातर अस्थियों को ब्रिटिश टेलीकम्युनिकेशन के दिग्गज केबल एंड वायरलेस ने खरीद लिया। एक्सोडस ने अपने शेयरधारकों को उसका स्वर्ग देने की जगह उन्हें निर्जन स्थान पर भटकने के लिए छोड़ दिया। 2003 की शुरुआत में एक्सोडस के शेयर का अंतिम सौदा मात्र 1 पेनी प्रति शेयर से हुआ था। यहाँ पर अध्याय 13 समाप्त हुआ। अब शुरू होता है अध्याय 14 रक्षात्मक निवेशक के लिए शेयरों का चयन। अब समय आ गया है कि प्रतिभूति विश्लेषण की तकनीकों के कुछ व्यापक अनुप्रयोगों की ओर मुड़े। जैसा कि हमने पहले आमतौर पर उन निवेश नीतियों को वर्णित कर दिया है जो हमारे निवेशकों के 2 वर्गों के लिए अनुशंसित है। हमारे लिए अब यह स्पष्ट करना तार्किक होगा कि इन नीतियों को लागू करने में प्रतिभूति विश्लेषण की क्या भूमिका है। हमारी सलाह मानने वाला रक्षात्मक निवेशक केवल हाई ग्रेड बॉन्ड्स के साथ विविध प्रकार के प्रमुख साधारण शेयरों को ही खरीदेगा। उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि जिस भाव पर उसने साधारण शेयरों को खरीदा है वो लागू मानकों के अनुसार अनुचित रूप से ज़्यादा नहीं है। इस विविधीकृत सूची को बनाने में उसके पास चयन के लिए 2 दृष्टिकोण होते हैं, DJIA टाइप पोर्टफोलियो और मात्रात्मक परख क्वांटिटेटिवली टेस्टेड पोर्टफोलियो। पहले में उसे प्रमुख इशू का वास्तविक क्रॉस सेक्शन सैंपल हासिल करना होगा जिसमें कुछ पसंदीदा ग्रोथ कंपनियां हों जिनके शेयर विशेष रूप से उच्च गुणक में बिक रहे हों और साथ ही कम लोकप्रिय व कम खर्च वाले संस्थानों के शेयर हों। ये किया जा सकता है शायद बेहद आसानी से। बस डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज के सभी 30 इशू बराबर मात्रा में खरीदने होंगे, सबके 10 शेयर औसतन 900 के स्तर पर, जिसकी कीमत कुल जमा लगभग $16,000 आएगी। अतीत के रिकॉर्डों के आधार पर वह ऐसे ही भावों परिणामों की आशा रखते हुए कुछ प्रतिनिधि निवेश फंड खरीद सकता है। ग्राहम कोट्स। ग्राहम ने अपनी निवेश नीतियों का वर्णन अध्याय 4 से 7 में किया है। जैसा कि हमने अध्याय 5 और 9 की टिप्पणी में चर्चा की है, आज एक रक्षात्मक निवेशक कम लागत वाले इंडेक्स फंड को खरीदकर इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। उसे ऐसा फंड खरीदना चाहिए जो आदर्श रूप से संपूर्ण यूएस स्टॉक मार्केट के रिटर्न पर नजर रखता है। क्लोज। अपने दूसरे विकल्प में उसे प्रत्येक खरीद में कुछ ऐसे तय मानकों को लागू करना होगा जिससे वह सुनिश्चित हो सके कि वो जो हासिल करे उसमें एक कंपनी के अतीत के प्रदर्शन और उसकी मौजूदा वित्तीय स्थिति में उत्कृष्टता का कम से कम न्यूनतम स्तर तो हो और साथ ही 2 आय व आस्तियों के प्रति डॉलर भाव के अनुरूप न्यूनतम मात्रा मौजूद हो। पिछले अध्याय के अंत में हमने विशिष्ट साधारण शेयरों के चयन के लिए गुणवत्ता और मात्रात्मकता के 7 पैमानों की ऐसी सूची बनाई थी। चलिए इनका सिलसिलेवार वर्णन करते हैं। पहला, संस्थान का उचित आकार। हमारे सभी न्यूनतम आंकड़े विशेष रूप से आवश्यक आकार के मामले में अनिवार्य रूप से विवेकाधीन होने चाहिए। हमारा विचार है कि कुछ छोटी कंपनियों को बाहर रखा जाए जो संभवतः औसत रूप से ज़्यादा उतार चढ़ाव का सामना कर सकती हैं, विशेषकर औद्योगिक क्षेत्र में। अक्सर ऐसे उद्यमों में अच्छी संभावनाएं होती हैं, लेकिन हमारे विचार से वे रक्षात्मक निवेशक की आवश्यकता अनुरूप नहीं है। चलिए पूर्णांक आंकड़े का उपयोग करते हैं जो किसी औद्योगिक कंपनी के लिए $100 मिलियन की वार्षिक बिक्री से कम ना हो और जनोपयोगी संस्थानों के लिए $50 मिलियन की कुल आस्तियों से कम ना हो। दूसरा, पर्याप्त रूप से मजबूत वित्तीय स्थिति। औद्योगिक कंपनियों के लिए वर्तमान आस्तियां वर्तमान देयताओं से कम दोगुनी होनी चाहिए, जो कथित तौर पर 2:1 का वर्तमान अनुपात है। साथ ही दीर्घावधि ऋण नेट करंट एसेट या कार्यशील पूंजी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जनोपयोगी संस्थानों के लिए ऋण स्टॉक इक्विटी बुक वैल्यू पर दोगुने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरा, आय स्थिरता। बीते 10 वर्षों में हर एक साधारण शेयर की कुछ आय। चौथा, डिविडेंड का रिकॉर्ड। बीते कम से कम 20 वर्षों में निर्बाध भुगतान। पांचवा, अर्निंग ग्रोथ, आय वृद्धि। बीते 10 वर्षों के दौरान शुरुआत और अंत में 3 वर्षीय औसत के उपयोग से प्रति शेयर आय में न्यूनतम 1 वर्षीय की वृद्धि। छठा, सामान्य प्राइस अर्निंग रेशियो। वर्तमान भाव बीते 3 वर्षों की औसत आय से 15 गुना से अधिक नहीं होना चाहिए।
सातवां, भाव और आस्ति का समान अनुपात। वर्तमान भाव अंतिम रिपोर्टेड बुक वैल्यू से 1.5 गुना से अधिक नहीं होना चाहिए। हालांकि 15 से कम का आय गुणक तदनुसार आस्तियों में उच्च गुणक को न्यायोचित ठहराता है। सरल नियम के तौर पर हमारा सुझाव है कि गुणक के गुणनफल का उत्पाद भाव का अनुपात बुक वैल्यू से 22.5% से अधिक नहीं होना चाहिए। यह आंकड़ा 15 गुना आय तथा 1.5 गुना बुक वैल्यू के अनुरूप है। इसका मतलब है कि किसी इशू के 9 गुना अर्निंग्स और 2.5 गुना आस्ति मूल्य आदि पर बिक्री हो रही है। सामान्य टिप्पणी, ये आवश्यकताएं विशेष रूप से रक्षात्मक निवेशक की जरूरतों और स्वभाव के मुताबिक तय की जाती हैं। वे पोर्टफोलियो के लिए उम्मीदवारों के रूप में और दो विपरीत तरीकों से साधारण शेयरों की विशाल संख्या को खत्म कर देगी। एक तरफ ऐसी कंपनियों को बाहर कर देंगी जो पहला बहुत छोटी हो, दूसरा तुलनात्मक रूप से कमजोर आर्थिक स्थिति में हो, तीसरा बीते 10 वर्ष से रिकॉर्ड में घाटे का 200 और चौथा नियमित रूप से डिविडेंड देने का लंबा इतिहास ना हो। इन परीक्षणों में से सबसे कठोर मौजूदा वित्तीय हालात में वित्तीय क्षमता से जुड़े परीक्षण होंगे। हाल के वर्षों में काफी संख्या में बड़ी और पूर्व में मजबूत मानी जाने वाली कंपनियों के वर्तमान रेशियो कमजोर हुए हैं, या उनके कर्ज काफी बढ़े हैं, या दोनों हुआ है। हमारे अंतिम दो पैमाने विपरीत दिशाओं में विशिष्ट हैं, जो उससे अधिक आय व अधिक प्रति डॉलर भाव आस्ति की मांग करते हैं। जितना लोकप्रिय इश्यू दे सकते हैं, ये किसी भी तरह वित्तीय विश्लेषक के लिए मानक दृष्टिकोण नहीं हो सकता, बल्कि ज्यादातर इसी पर जोर देंगे कि रूढ़िवादी निवेशकों को भी अपने पसंदीदा कंपनियों के शेयरों के लिए मुक्त हस्त भाव देने को तैयार रहना चाहिए। हम अपने इसके विरोधी मत की व्याख्या ऊपर कर चुके हैं, जो मुख्य रूप से सुरक्षा के समुचित कारकों की अनुपस्थिति पर आधारित है। जब भाव का बहुत बड़ा भाग भविष्य में सदैव बढ़ती आय पर निर्भर हो, पाठकों के इस आम सवाल पर दोनों तरफ के तथ्य को तौलकर खुद फैसला लेना है। बहरहाल, हमने बीते दशक में ग्रोथ की मध्यम आवश्यकता को शामिल किया है। इसके बिना परंपरागत कंपनी कम से कम निवेशित पूंजी के प्रति डॉलर लाभ के मायने में प्रतिगम दिखा सकती है। रक्षात्मक निवेशक के पास ऐसे कोई कारण नहीं है कि वह ऐसी कंपनियों को शामिल करे। यद्यपि जब भाव कम हो तो वे बार्गेन अवसर के पैमाने पर खरा उतर सकते हैं। 15 गुना आय के अधिकतम आंकड़ों के सुझाव से ऐसा पारंपरिक पोर्टफोलियो तैयार हो सकता है जिसका औसत गुणक मान लीजिए 12 से 13 गुना हो। ध्यान दें कि फरवरी 1972 में अमेरिकन टेल एंड टेल अपने 3 वर्षीय और मौजूदा आय के 11 गुना पर और स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया अपनी ताज़ा आय से 10 गुना पर बिका। हमारी बुनियादी अनुशंसा है कि स्टॉक पोर्टफोलियो जब हासिल हो तो इसमें कुल अर्निंग्स प्राइस रेशियो पी रेशियो का रिवर्स कम से कम वर्तमान हाई ग्रेड बॉन्ड रेट जितना उच्च होना चाहिए। इनका मतलब हुआ कि 7.5% की AA बॉन्ड यील्ड पर पी रेशियो 13.3% से अधिक नहीं होना चाहिए। 1970 के अंत में DJIA पर हमारा मापदंड लागू करना। 1970 के अंत में हमारे सुझाए सभी मापदंड DJIA इशूज पर खरे उतरते थे, सिवाय 2 को छोड़कर। यहाँ एक सर्वे दिया गया है जो 1970 के बंद भाव तथा संबंधित आंकड़ों पर आधारित है। प्रत्येक कंपनी के बुनियादी डेटा टेबल 14-1 और 14-2 में दर्शाया गया है। पहला, हर कंपनी का आकार पर्याप्त से अधिक है। दूसरा, वित्तीय स्थिति कुल मिलाकर समुचित है लेकिन सभी कंपनियों की नहीं। तीसरा, हर कंपनी ने कम से कम 1940 से कुछ डिविडेंड का भुगतान किया है। इनमें से 5 डिविडेंड रिकॉर्ड पिछली शताब्दियों तक पहुंचते हैं। चौथा, बीते दशक में कुल आय काफी स्थिर रही है। किसी भी कंपनी ने 1961 से 1969 के बीच की समृद्धि अवधि के दौरान घाटे की रिपोर्ट नहीं की दी थी, लेकिन क्रिस्लर ने 1970 में थोड़ा सा घाटा दर्शाया था। ग्राहम कोर्स 2003 की शुरुआत में 10 वर्षीय AA रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पर यील्ड लगभग 4.6% थी। ग्राहम के फार्मूले के अनुसार इसका तात्पर्य यह है कि स्टॉक पोर्टफोलियो में आय से मूल्य का अनुपात कम से कम इस स्तर का होना चाहिए। उस संख्या का विलोम लेते हुए यानी 4.6 को 100 से विभाजित करके हम 21.7 का सुझाया गया अधिकतम PE अनुपात प्राप्त कर सकते हैं। इस पैराग्राफ की शुरुआत में ग्राहम ने संतुष्टि की है कि औसत स्टॉक की कीमत अधिकतम अनुपात से लगभग 20% कम होनी चाहिए। इससे पता चलता है कि सामान्य तौर पर ग्राहम आज की ब्याज दरों और बाजार की स्थितियों को देखते हुए उन स्टॉक्स को आकर्षक मानेंगे जो अपने 3 साल की औसत कमाई के 17 गुना से अधिक पर बिक रहे हैं। दिसंबर 31, 2002 तक S&P में 500 स्टॉक इंडेक्स के 200 से अधिक यानी 40% से ज़्यादा शेयरों का 3 साल का औसत PE अनुपात 17.0 या उससे कम था। अपडेट की गई
डबल ए बॉन्ड यील्ड www.bondinc.com पर उपलब्ध है। क्लोज। बेसिक डाटा ऑन 30 स्टॉक्स इन द डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज एट September 30, 1997। एलाइड केमिकल, एल्युमिनियम कंपनी ऑफ अमेरिका, एमर ब्रांड्स, एमर केसियन, एमर टेल एंड टेल, एनाकोंडा, बेथेलेन, ईस्टर्न क्रिसलर, ड्यूपॉन्ट, ईस्टर्न कोडैक, जनरल इलेक्ट्रिक, जनरल फूड्स, जनरल मोटर्स, गुड ईयर्स, इंटर हार्वेस्टर्स, इंटेल निकल, इंटर पेपर, जॉन्स मानविले, ऑन्स एलियस, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, सर्स रोबॉक, स्टैंडर्ड स्टील ऑफ कैलिफ, स्टैंडर्ड स्टील ऑफ एनजे, स्विफ्ट एंड कंपनी, टेक्सैको, यूनियन कार्बाइड, यूनाइटेड एयरक्राफ्ट, यूएस स्टील, वेफ हाउस, वुलवर्थ। कुल ग्रोथ दशक के 3 वर्षों के औसत की तुलना करें तो 77% या लगभग 6% प्रति वर्ष थी, लेकिन इनमें से 5 फर्में में 1/3 तक भी तरक्की नहीं कर सकी। छठा, 3 वर्षीय औसत आय और वर्षांत भाव का रेशियो 839 से $55.5 या 15 पर 1 था, जो ठीक हमारी सुझाई उच्च सीमा में आता है। सातवां, प्राइस और नेट एसेट वैल्यू का रेशियो 839 से 562 था, जो हमारी सुझाई सीमा के बस भीतर 1.5 से 1 था। यदि हम इन सभी 7 पैमानों को हर एक कंपनी पर लागू करना चाहते हो तो हमें पता लगेगा कि उसमें से केवल 5 ही हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। यह है अमेरिकन कैन, अमेरिकन टेल एंड टेल, एनाकोंडा, स्विफ्ट और वुलवर्थ। इन 5 के कुल योग टेबल 14-3 में दिए गए हैं। स्वाभाविक रूप से वे ग्रोथ को छोड़कर समग्र रूप से DJIA की तुलना में बेहतर सांख्यिकीय प्रदर्शन करते हैं। हमारे विशिष्ट पैमाने को चुनिंदा औद्योगिक समूहों के शेयरों पर लागू करने से स्पष्ट होता है कि सभी सूचीबद्ध औद्योगिक इशू का तुलनात्मक रूप से छोटा प्रतिशत सभी परीक्षणों पर खरा उतरेगा। हम इस अनुमान का जोखिम भी लेते हैं कि इस तरह के लगभग 100 इशू 1970 के अंत में स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के स्टॉक गाइड्स में मिल सकते हैं, जो निवेशकों को व्यक्तिगत चयन की संतोषप्रद रेंज प्रदान करने के लिए काफी थे। जन उपयोगी समाधान। अब यदि हम पब्लिक यूटिलिटी स्टॉक्स के क्षेत्र को देखें तो हमें निवेशकों के लिए अधिक आरामदेह और आकर्षक अवस्था मिलती है। यहाँ बहुत सारे इशू उनके प्रदर्शन रिकॉर्ड अथवा प्राइस रेशियो के हिसाब से रक्षात्मक निवेशक की जरूरत के लिए बने प्रतीत होते हैं, जैसा कि हम उन्हें आंकते हैं। हम पब्लिक यूटिलिटी स्टॉक्स के अपने परीक्षण में एक पैमाने को छोड़ सकते हैं, जो है वर्तमान अस्ति और वर्तमान देयता का अनुपात। इस उद्योग के कार्यशील पूंजी का कारक बॉन्ड और शेयरों की बिक्री के माध्यम से अपनी ग्रोथ के निरंतर वित्तपोषण का खुद ख्याल रखता है। हमें कर्ज के लिए स्टॉक पूंजी के पर्याप्त अनुपात की आवश्यकता होती है। टेबल 14-4 में हमने डाउ जोन्स पब्लिक यूटिलिटी एवरेज के 15 इशूज का लेखा जोखा पेश किया है। तुलना के लिए टेबल 14-5 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज सूची से क्रम रहित चुनिंदा 15 अन्य यूटिलिटी को लिया है, जिससे तस्वीर समान दिखती है। जैसे कि 1972 की शुरुआत में रक्षात्मक निवेशक के पास पब्लिक यूटिलिटी के साधारण शेयरों के काफ़ी विकल्प मौजूद थे, जिनमें से हर एक प्रदर्शन और भाव के हमारे दोनों के पैमाने पर खरा उतरता है। ये कंपनियां वो सब कुछ देती हैं जो उसे साधारण शेयर में निवेश के चयन में मिलने का अधिकार था। DJIA के प्रतिनिधित्व वाली प्रमुख औद्योगिक कंपनियों की तुलना में उन्होंने पिछली ग्रोथ का लगभग अच्छा रिकॉर्ड पेश किया था। साथ ही उनके वार्षिक आंकड़ों में छोटे उतार चढ़ाव थे। दोनों आय और अस्ति के संबंध में कम भाव पर उपलब्ध थे। डिविडेंड का रिटर्न काफी अधिक था। रूढ़िवादी निवेशकों के लिए यूटिलिटी का एकाधिकारी नियमन निसंदेह नुकसान से ज्यादा फायदेमंद है। वे कानूनी रूप से पर्याप्त लाभकारी दर पर भार ले सकते हैं, जो उन्हें लगातार विस्तार के लिए आवश्यक है, और इससे मुद्रास्फीति लागत का पर्याप्त प्रतिसंतुलन भी होता है। जहां नियमन प्रक्रिया अक्सर दुष्कर और शायद विलंबकारी होती है, वहीं इसमें यूटिलिटी को बढ़ती निवेशित पूंजी पर कई दशकों से अच्छा रिटर्न कमाने को रोका नहीं है। रक्षात्मक निवेशक के लिए पब्लिक यूटिलिटी स्टॉक्स का केंद्रीय आकर्षण इस वक्त बुक वैल्यू के संबंध में मध्यम भाव पर उनकी उपलब्ध होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि वह यदि चाहे तो शेयर बाजार की सोच को अनोखा करके
अपने आप को मुख्य रूप से सुस्थापित व अच्छी आय वाले कारोबार का आंशिक स्वामी समझ सकता है। जब समय अनुकूल हो तो उसके लाभ के लिए बाजार कोटेशन हमेशा रहती है, भले ही वो असाधारण आकर्षण वाले कम स्तर पर खरीद हो या बिक्री के लिए कोटेशन हो जब उनके भाव निश्चित रूप से अप्रत्याशित हो। ग्राहम कोट्स। ग्राहम रद्द और बंद किए गए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों द्वारा किए गए वित्तीय कहर का अनुमान नहीं लगा सकते थे, न ही उन्होंने कैलिफोर्निया में उलझे हुए विनियमन के परिणामों का पूर्व अनुमान लगाया था। ग्राहम के दिनों की तुलना में आज यूटिलिटी स्टॉक्स में बहुत अधिक अस्थिरता है। अधिकांश निवेशकों को एक विविध और कम लागत वाले फंड जैसे डाउ जोन्स यूएस यूटिलिटी सेक्टर इंडेक्स फंड या यूटिलिटी सिलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर के जरिए ही इसका स्वामित्व लेना चाहिए। यह बस सुनिश्चित कर ले कि आपका ब्रोकर आपके लाभांश को फिर से निवेश करने के लिए कमीशन तो नहीं लेगा। क्लोज। पब्लिक यूटिलिटी सूचकांक का बाजार रिकॉर्ड जो टेबल 14-6 में इसी समूह के बाकी सबके साथ संक्षिप्त रूप से दिया गया है, दर्शाता है कि अतीत में निवेशों में लाभ की प्रचुर संभावनाएं रही हैं। हालांकि यह वृद्धि उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि औद्योगिक सूचकांक में रहती है, फिर भी ज्यादातर वक्त अलग अलग यूटिलिटी में इतनी भाव स्थिरता रही है जितनी अन्य समूहों में नहीं रही। इस टेबल में असाधारण यह है कि उद्योगों और यूटिलिटीज में ने तुलनात्मक प्राइस अर्निंग रेशियो में बीते 2 दशकों में स्थान परिवर्तन कर लिया है। निष्क्रिय निवेशकों से अधिक यह स्थान परिवर्तन सक्रिय निवेशकों के लिए मायने रखता है, लेकिन सुझाव यह है कि रक्षात्मक पोर्टफोलियो में भी समय समय पर बदलाव करते रहना चाहिए, खासकर यदि खरीदी गई प्रतिभूतियों में अचानक ही अत्यधिक वृद्धि हो और उन्हें उचित भाव वाले इशू में बदला जा सके। अभी कैपिटल गेन टैक्स भी तो चुकाना है, जो पारंपरिक निवेशक को शैतान को भुगतान जैसा लगता है। हमारा पुराना साथी अनुभव हमें बताता है कि बेचकर टैक्स भरना उससे बेहतर है कि ना बेचकर पछताया जाए। वित्तीय उपक्रमों के शेयरों में निवेश। वित्तीय संस्थान शीर्षक के तहत बहुत तरह के विविध कारोबार आते हैं। इनमें बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां, बचत व ऋण एसोसिएशंस, क्रेडिट व छोटे ऋण की कंपनियां, मॉर्गेज कंपनियां और निवेश कंपनियां जैसे कि म्यूचुअल फंड शामिल हो सकती हैं। वो इन सभी उद्यमों की विशेषता है कि वे अपने एसेट्स को बड़ी मात्रा में भौतिक चीज़ों के रूप में रखते हैं, फिक्स एसेट व व्यापार योग्य वस्तुएं। वहीं दूसरी ओर अधिकांश वर्गों में उनकी स्टॉक पूंजी से कहीं अधिक लघु अवधिक देयताएं भी होती हैं। इस तरह पारंपरिक मैन्युफैक्चरिंग या कमर्शियल संस्थान के मामले से कहीं ज़्यादा वित्तीय गंभीरता का सवाल क्यों प्रासंगिक हो जाता है? इसने बदले में विभिन्न प्रकार के विनियमन और पर्यवेक्षण को जन्म दिया है, जिसमें गलत वित्तीय व्यवहार के खिलाफ आश्वासन देने के डिजाइन और सामान्य परिणाम शामिल हैं। मोटे तौर पर कह सकते हैं कि वित्तीय संस्थानों के शेयरों ने अन्य प्रकार के साधारण शेयरों जैसे ही निवेश परिणाम उत्पन्न किए हैं। टेबल 14-7 स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के स्टॉक प्राइस इंडेक्स के 6 समूहों का प्रतिनिधित्व करने वालों में 1948 व 1970 के बीच हुए भाव परिवर्तनों को दर्शाती है। 1941 से 43 में 10 के औसत को आधार स्तर के तौर पर लिया गया। 1970 के विपरीत 1970 के वर्षांत आंकड़े न्यूयॉर्क के 9 बैंकों के लिए 44.3 और 10 लाइफ इंश्योरेंस जीवन बीमा स्टॉक्स के लिए 218 थे। सब इंटरवेल के दौरान संबंधित भाव गतिविधियों में अत्यधिक विविधता थी, जैसे कि न्यूयॉर्क सिटी के बैंक स्टॉक्स में 1958 और 1969 के बीच अच्छा प्रदर्शन किया। वहीं शानदार रहे जीवन बीमा समूह ने 1963 और 1968 के बीच वस्तुतः अपनी जमीन खो दी। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स इंडेक्स में ऐसी रद्दोबदल गतिविधियां अनेक औद्योगिक समूहों में ही नहीं बल्कि अधिकांश में मिलती है। निवेश के इस विस्तृत क्षेत्र में हम ज़्यादा सहायक टिप्पणियां नहीं कर सकते, सिवाय इसके कि आय और बुक वैल्यू से जुड़े भाव के चिन्ह अंकगणितीय मानकों का सुझाव हमने औद्योगिक और यूटिलिटी कंपनियों में निवेश को लेकर दिया है। उन्हें इन समूहों की कंपनियों के शेयर चुनते समय भी लागू करना चाहिए। ग्राहम कोट्स। आज वित्तीय सेवा उद्योग में कई अन्य घटक शामिल हैं। वाणिज्यिक बैंक, बचत और ऋण कंपनियां, बंधक वित्त पोषण कंपनियां, क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता जैसे उपभोक्ता वित्त फर्म, वन धन प्रबंधक और ट्रस्ट कंपनियां, निवेश बैंक और ब्रोकरेज फर्में, बीमा कंपनियां और अचल संपत्ति निवेश ट्रस्टों सहित अचल संपत्ति के विकास या उसके स्वामित्व के लगी फर्में। हालांकि आज का क्षेत्र बहुत अधिक विविध है, लेकिन वित्तीय स्थिरता के बारे में ग्राहम की चेतावनियां पहले से कहीं अधिक लागू होती हैं।
रेल रोड इशू। रेल रोड इशू की कहानी अन्य यूटिलिटी संस्थानों से काफी अलग है। इन मालवाहकों को कड़ी प्रतिस्पर्धा और सख्त नियमों के कारण गंभीर हानि हुई। इनकी श्रमिक लागत समस्या तो निश्चित ही मुश्किल है, लेकिन ये रेल रोड तक सीमित नहीं है। ऑटोमोबाइल्स, बसों और एयरलाइंस ने उनका अधिकांश यात्री कारोबार झटक लिया है और इससे बाकी सब में कुछ खास मुनाफा नहीं रह गया। उनके माल ढुलाई परिवहन को बड़ी मात्रा में ट्रकों ने ले लिया है। देश में तकरीबन आधे से अधिक रेल रोड बीते 50 वर्षों के दौरान विभिन्न अवधियों में दिवालिया या ट्रस्टशिप हो गए हैं, लेकिन ये आधी सदी मालवाहकों के लिए पूर्ण रूप से उतार वाली नहीं रही। इसमें उद्योगों के लिए समृद्ध काल भी रहा। खासकर युद्ध के वर्षों में कुछ कारोबार अत्यधिक कठिनाइयों के बावजूद अपनी उपार्जन क्षमता और डिविडेंड भुगतान कायम रख रहे हैं। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स का इंडेक्स 1942 के न्यूनतम स्तर से 7 गुना बढ़कर 1968 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जो यूटिलिटी के प्रतिशत लाभ से ज्यादा कम नहीं थी। हमारे सबसे महत्वपूर्ण रेल रोड पेन सेंट्रल ट्रांस फाइनेंशियल कंपनी के 1970 के दिवालिया होने से वित्तीय जगत हैरान रह गया। केवल 1 या 2 वर्ष पहले शेयर इसके लंबे इतिहास के उच्चतम भाव स्तर के निकट बिके थे और इसने 120 वर्षों से भी अधिक तक लगातार डिविडेंड का भुगतान किया था। हमने इस रेल रोड का संक्षिप्त विश्लेषण यह दिखाने के लिए किया है कि इस तरह एक सक्षम छात्र कंपनी की तस्वीर में कमजोरी को विकसित होते देख सकता था और इसकी प्रतिभूतियों के स्वामित्व के खिलाफ सलाह दे सकता था। कुल मिलाकर रेल रोड शेयर के बाजार स्तर पर इस वित्तीय विपत्ति के कारण गंभीर प्रभाव पड़ा। आमतौर पर किसी भी पूरे प्रतिभूति वर्ग पर क्रय विक्रय अनुशंसाएं करना अनुचित होता है और सामान्य निंदा पर भी ऐसी भी आपत्तियां हैं। टेबल 14-6 में रेल रोड शेयर का भाव रिकॉर्ड दर्शाता है कि इस समूह में समग्र रूप से अक्सर बड़े मुनाफे की संभावनाएं प्रतीत होती रही हैं, लेकिन हमारे दृष्टि में बड़ी बढ़ोतरी अपने आप में अनुचित होती है। चलिए हम अपने सुझाव को यहीं तक सीमित रखते हैं। निवेशक के लिए ऐसा कोई अनिवार्य कारण नहीं है कि उसे रेल रोड का शेयर खरीदना ही है। एक भी शेयर खरीदने से पहले उसे सुनिश्चित करना होगा कि उसे अपने धन का इतना मूल्य मिले कि उसे इसकी जगह किसी अन्य को तलाशना अतर्कसंगत हो जाए। रक्षात्मक निवेशक के लिए चयनात्मकता। हर निवेशक अपनी सूची को औसत से बेहतर या अधिकांश संभावनाशील बनाना चाहेगा। इसलिए पाठक ये पूछेगा कि यदि यह समय के लिए सक्षम सलाहकार या प्रतिभूति विश्लेषक रखता है तो उसे ऐसा भरोसा करने में सक्षम नहीं होना चाहिए कि उसे वास्तव में अत्यधिक गुणवत्ता वाले निवेश पैकेज की आपूर्ति की जाएगी। आखिरकार वो कह सकता है, आपके द्वारा उल्लेखित नियम बहुत सरल और आसान है। एक अत्यंत प्रशिक्षित विश्लेषक अपने समस्त कौशल और तकनीक का उपयोग डाउ जोन्स सूची जैसी प्रत्यक्ष चीज में अहम सुधार करने में कर सकता है। यदि नहीं तो उसके आंकड़ों, गणनाओं और आडंबरपूर्ण फैसलों का क्या मतलब है। मान लीजिए एक व्यवहारिक परीक्षण करते हैं। हम 100 प्रतिभूति विश्लेषकों से डाउ जोन्स एवरेज में से 5 बेहतरीन स्टॉक चुनने को कहते हैं जिसे 1970 के अंत में खरीदा जा सकता था। शायद ही कुछ के चयन एक जैसे होंगे और सूची में अनेक एक दूसरे से पूरी तरह भिन्न होंगे। ग्राहम कोट्स। अब केवल कुछ प्रमुख रेल स्टॉक रह गए हैं। इनमें वेलिंगटन नॉर्दर्न, CSX, नॉर्फॉक सदर्न और यूनियन पैसिफिक शामिल है। इस खंड में दी गई सलाह आज के दिन में कम से कम एयरलाइन शेयरों के लिए उसी तरह प्रासंगिक है जिस तरह की ग्राहम के दिनों में रेल रोड शेयरों के लिए थी। इस वक्त एयरलाइन स्टॉक्स बड़े पैमाने पर वर्तमान नुकसान का दंश और लगभग आधी सदी में खराब नतीजों की मार झेल रहे हैं। क्लोज। ये उतना हैरान करने वाला नहीं है जैसा कि पहले पहल लगता है। इसका आधारभूत कारण यह है कि हर एक प्रमुख स्टॉक का वर्तमान भाव काफी अच्छी तरह इसके वित्तीय रिकॉर्ड के साथ ही इसके भविष्य की संभावनाओं संबंधी आम राय के मुख्य कारकों को प्रतिबिंबित करता है। इसलिए किसी भी विश्लेषक का दृष्टिकोण की एक स्टॉक खरीदने के लिए दूसरे से बेहतर है काफी हद तक उसकी व्यक्ति का झुकाव और उम्मीद पर निर्भर करता है या उसका जोर उसके आकलन कार्य में किसी एक फैक्टर सेट पर दूसरे के बजाय ज्यादा रहता है। यदि सभी विश्लेषक किसी खास स्टॉक को लेकर सहमत हो कि यह बाकी सबसे बेहतर है तो उस इशू का भाव तुरंत ऐसे स्तर पर पहुंच जाता है जो इसके सभी पिछले लाभों को प्रति संतुलित कर देता है। हमारा बयान की वर्तमान भाव ज्ञात तथ्यों और भविष्यों की संभावनाओं दोनों को प्रतिबिंबित करता है। इसकी मंशा बाजार मूल्यांकन के दोगुने आधार पर जोर देना थी।
इन दो प्रकार के मूल्य तथ्यों के अनुरूप प्रतिभूति विश्लेषण के दो मूल रूप से अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक निपुण विश्लेषक पीछे अतीत को देखने की जगह आगे भविष्य की तरफ देखता है और उसे एहसास होता है कि उसके काम का अच्छा या बुरा होना इससे प्रमाणित होगा कि क्या होना है, न कि क्या हुआ था। फिर भी भविष्य स्वतः ही दो भिन्न रास्ते ले सकता है, जिसे भविष्यवाणी या झुकाव और सुरक्षा के तरीके या रास्ता कह सकते हैं। जो लोग भविष्यवाणी स्तर पर जोर देते हैं वे काफी सटीक अनुमान लगाने का प्रयास है कि कंपनी भविष्य में क्या हासिल करने वाली है, खासकर क्या आय स्पष्ट और सतत ग्रोथ दर्शाएगी। ग्राहम कोट्स ग्राहम एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस यानी प्रभावी बाजार परिकल्पना या EMH का सारांश दे रहे हैं। ये अकादमिक सिद्धांत दरअसल ये दावा करता है कि प्रत्येक स्टॉक की कीमत में कंपनी के बारे में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सभी जानकारी शामिल होती है। हर दिन लाखों निवेशक बाजार की छानबीन करते हैं। ऐसे में संभावना कम है कि गंभीर रूप से गलत मूल्य लंबे समय तक बने रह जा पाए। एक पुराना चुटकुला है, एक बार दो वित्त प्रोफेसर फुटपाथ पर चलते हुए कहीं जा रहे हैं। उसी वक्त एक प्रोफेसर को $20 का नोट नजर आता है और वह उसे उठाने के लिए झुकता है। इतने में दूसरा प्रोफेसर उसे बांह पकड़ते हुए कहता है, परेशान मत हो, अगर ये वाकई $20 का नोट होता तो कोई और इसे अब तक उठा चुका होता। यद्यपि बाजार पूरी तरह से सटीक नहीं होता है, तथापि वह काफी हद तक सही होता है। इसलिए एक बुद्धिमान निवेशक पूरी तरह से रिसर्च करने और व्यापार और कर की लागत को न्यूनतम करने के बाद ही $20 का नोट उठाएगा। ये ग्राहम की पुस्तक के केंद्रीय बिंदुओं में से एक है। सभी निवेशक एक क्रूर विडंबना के तहत कार्य करते हैं। हम वर्तमान में निवेश करते हैं, लेकिन हम भविष्य के लिए निवेश करते हैं और दुर्भाग्य से भविष्य लगभग पूरी तरह से अनिश्चित होता है। क्लोज कीमत जैसे कारकों के अत्यंत सावधानी किए गए अध्ययन पर आधारित हो सकता है, या फिर इन्हें भविष्य के लिए पिछली तरक्की से सहज प्रस्तुतिकरण से निकाला गया हो सकता है। यदि वे आधिकारिक व्यक्ति भरोसा करते होंगे कि काफी लंबी अवधि की संभावनाएं भी असाधारण रूप से पक्ष में है, तो वे लगभग हमेशा ही उस शेयर को खरीदने की अनुशंसा करते हैं और इसकी ज्यादा परवाह नहीं करते कि ये किस स्तर पर बेचे जा रहे हैं। इसका एक उदाहरण एयर ट्रांसपोर्ट स्टॉक के संबंध में आम धारणा में था, एक नजरिया जो कई वर्षों तक जारी रहा, भले ही इसने 1946 के बाद अक्सर दुखद रूप से कितने ही बुरे परिणाम दर्शाए हों। हमने प्रस्तावना में मजबूत भाव किया और तुलनात्मक रूप से इस उद्योग के निराशावादी उत्पादन रिकॉर्ड के बीच असमानता पर टिप्पणी की है। इसके विपरीत जो लोग सुरक्षा पर जोर देते हैं उन्हें हमेशा विशेष रूप से अध्ययन के दौरान इशू के भाव की परवाह रहती है। उनका मुख्य प्रयास अपने लिए बाजार मूल्य से अधिक निर्दिष्ट वर्तमान मूल्य पर अहम मार्जिन सुनिश्चित करना होता है, जो मार्जिन भविष्य में विकसित होने वाली प्रतिकूलता को सहन कर सके। आम भाषा में कहें तो इसलिए उनके लिए कंपनी की दीर्घावधिक संभावनाओं को लेकर उत्साहपूर्ण होना जरूरी नहीं होता, क्योंकि इसके लिए यह तार्किक भरोसा भी होना चाहिए कि संस्थान इतने लंबे समय तक चलता रहेगा। पहले यह भविष्यवाणी करने वाली पद्धति को क्वालिटेटिव अप्रोच गुण संबंधित दृष्टिकोण भी कह सकते हैं, क्योंकि यह संभावनाओं प्रबंधन और अन्य अपरिचित परंतु उच्च महत्व वाले कारकों पर जोर देती है जो गुणवत्ता के शीर्षक में आते हैं। दूसरी यह सुरक्षात्मक पद्धति को मात्रात्मक क्वांटिटेटिव या सांख्यिकीय पद्धति कह सकते हैं, क्योंकि इसमें विक्रय भाव व आय, अस्थि, डिविडेंड व अन्य चीजों के बीच अपने मापने योग्य रिश्तों पर जोर दिया जाता है। प्रसंगवश मात्रात्मक पद्धति वास्तव में साधारण शेयरों के क्षेत्र में उस दृष्टिकोण का विस्तार है जिसमें प्रतिभूति विश्लेषण को निवेश के लिए बॉन्ड्स और प्रीफर्ड स्टॉक के चयन में सही माना जाता है। ग्राहम कोट्स मुद्रास्फीति और ब्याज की दरों पर निर्भर नहीं रखा जा सकता। आर्थिक मंदी यादृच्छिक रूप से आती और जाती है। युद्ध और वस्तुओं की कमी और आतंकवाद जैसी भू राजनीतिक उथल पुथल बिना किसी चेतावनी के आती है और व्यक्तिगत कंपनियों और अनेक उद्योगों का भाग अक्सर अधिकांश निवेशकों की अपेक्षा के विपरीत होता है। इसलिए अनुमान के आधार पर निवेश करना मूर्खता है। यहाँ तक कि तथाकथित विशेषज्ञों के पूर्व अनुमानों एक सिक्के के पलटने के परिणाम से कम विश्वसनीय होते हैं। इसलिए ज्यादातर लोगों के लिए सुरक्षा के आधार पर निवेश करना सबसे अच्छा उपाय है, बजाय कि वह किसी स्टॉक के लिए अधिक भुगतान करें। वो अपने समय के निर्णय की गुणवत्ता पर अति आत्मविश्वास करें। ग्राहम इस अवधारणा पर अध्याय 20 में विस्तार से बात करते हैं। क्लोज हमारे अपने नजरिए और पेशेवर कार्यों में हम हमेशा मात्रात्मक पद्धति से प्रतिबद्ध थे।
पहली बात, क्योंकि हम ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि हमें अपने धन पर ठोस और दिखने योग्य मायनों में पर्याप्त मूल्य प्राप्त हो। हम भविष्य के प्रस्तावों और वादों को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं थे जो हाथ में पर्याप्त मूल्य की कमी की क्षतिपूर्ति करते हों। ये किसी भी तरह निवेश अधिकारियों के बीच मानक दृष्टिकोण नहीं रहा है, बल्कि ज्यादातर लोग संभवतः संभावनाओं, प्रबंधन, गुणवत्ता और अन्य अप्रत्यक्ष संपत्ति के नजरिए और इस मानवीय कारक को स्वीकार करते हैं जो पिछले रिकॉर्ड, बैलेंस शीट व अन्य सभी शुष्क आंकड़ों के किसी भी अध्ययन से मिले संकेतों को सिरे से नकार देते हैं। इस तरह सर्वश्रेष्ठ शेयर चुनने का मामला धरातल पर अत्यंत विवादास्पद है। रक्षात्मक निवेशकों के लिए हमारी यही सलाह है कि वे इसका उल्लेख न करें। वे अलग अलग चयन से ज़्यादा जोर विविधीकरण पर दें। संयोग से विविधीकरण का वैश्विक स्वीकारता वाला विचार कम से कम अंश रूप में चयनात्मकता के महत्वाकांक्षी झूठे दावों से इनकार करता है। यदि कोई बिना चूके बेहतरीन स्टॉक्स का चयन कर सकता हो तो उसे केवल विविधीकरण से ही नुकसान हो सकता है। फिर भी रक्षात्मक निवेशक के लिए साधारण शेयर चयन में सुझाए 4 सबसे सामान्य नियमों की सीमा में भी प्राथमिकता की स्वतंत्रता के लिए काफी गुंजाइश है। सबसे बुरा होने पर भी ऐसी प्राथमिकताओं के प्रति आसक्ति में कोई हानि नहीं है। इससे अतिरिक्त इसके परिणामों में भी कुछ कीमतें जुड़ी हो सकता है। दीर्घावधि कॉर्पोरेट परिणामों पर तकनीकी विकास के बढ़ते प्रभाव के कारण निवेशक इन्हें अपनी गणनाओं से बाहर नहीं रख सकता। यहाँ बाकी हर जगह की तरह उसे अनदेखा करने और अत्यधिक जोर देने के बीच का कोई साधन तलाशना होगा। अध्याय 14 पर टिप्पणी। वह जो अपने धन के साथ ऐशो आराम फरमाता है उसकी संपन्नता मुश्किल से आगे बढ़ पाती है, और जो अपने धन के साथ जोखिम उठाता है वह भी अक्सर गरीबी का शिकार हो जाता है। लेकिन यदि निश्चिंताओं के साथ जोखिम उठाया जाए तो नुकसान की भरपाई हो सकती है। सर फ्रांसिस बेकन। आरंभ करना। आप शेयर चयन के महत्वपूर्ण पहलू से कैसे निपटेंगे? ग्राहम का सुझाव है कि रक्षात्मक निवेशक के लिए सबसे आसान है कि वो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज के सभी शेयर खरीद ले। आपका रक्षात्मक निवेशक इससे और बेहतर कर सकता है। वो किसी टोटल स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड को खरीद सकता है जिसमें प्रत्येक शेयर अनिवार्य रूप से खरीदने योग्य होता है। कम लागत वाला इंडेक्स फंड कम रख रखाव वाले स्टॉक निवेश के लिए अब तक सृजित सबसे अच्छे साधन है, और इसमें सुधार करने के किसी भी प्रयास में उससे अधिक काम और अधिक जोखिम और उच्च लागत लगती है करने की जरूरत होती है जितना वास्तव में रक्षात्मक निवेशक न्यायसंगत ठहरा सकता है। खुद अनुसंधान करना और अपने लिए शेयर चुनना अनिवार्य नहीं है। अधिकांश लोगों के लिए यह सलाह योग्य नहीं है। फिर भी कुछ रक्षात्मक निवेशक विविधीकरण और व्यक्तिगत शेयर चुनने की बौद्धिक चुनौती का आनंद लेते हैं, और यदि आप मंदी के बाजार में बच सके और अभी भी शेयरों को चुनने में आनंद आता है तो ग्राहम या मेरे पास कहने को ऐसा कुछ नहीं है जो आपको रोक सके। ऐसा होने पर बजाय इसके कि टोटल शेयर बाजार इंडेक्स फंड को अपना पोर्टफोलियो बनाएं, बल्कि इसे अपने पोर्टफोलियो का आधार बनाएं। एक बार जब आप ये आधार बना लेंगे तो आप अपने चुने शेयरों में प्रयोग कर सकेंगे। अपने शेयर धन में से 90% को इंडेक्स फंड में लगाएं, शेष 10% से अपने खुद के शेयरों को चुनने का प्रयास करें। जब आप ऐसे ठोस तत्व सत्व का निर्माण कर लें, आपको खोज केवल तभी करना चाहिए। यह विस्तृत विविधीकरण इतना आसान अहम क्यों है, ये जानने के लिए आगामी पृष्ठों की साइड बार देखें। विविधीकरण क्यों? 1990 के दशक के तेजी के बाजार के दौरान विविधीकरण की सबसे आम आलोचनाओं में से एक ये थी कि ये आपकी उच्च रिटर्न की संभावनाओं को कम करता है। आखिरकार यदि आप अगली माइक्रोसॉफ्ट को पहचान लेते हैं, क्या आपके लिए सही नहीं होगा कि अपने सारे अंडे उस एक ही टोकरी में रख दें? निश्चिंत ही, जैसा कि हास्य लेखक विल रोजर्स ने एक बार कहा था, जुआ ना खेलें, अपनी सारी बचत लें और कुछ अच्छे शेयर खरीद लें और इन्हें तब तक अपने पास रखें जब तक ये बढ़ नहीं जाते, फिर इन्हें बेच दें। यदि वे ऊपर नहीं जाते तो इन्हें ना खरीदें। फिर भी जैसा कि रोजर्स जानते थे, 2020 दूरदर्शिता का उपहार बहुत से निवेशकों को नहीं मिलता। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम कितना आत्मविश्वास महसूस कर रहे हैं, ये ऊपर जाएंगे या नहीं, इसका पता हमें इसे खरीदने के बाद ही लगता है। इसलिए वो शेयर जिसके आप अगला माइक्रोसॉफ्ट होने का सोच रहे हैं, वो इसकी जगह अगला माइक्रो स्ट्रेटजी भी साबित हो सकता है। ये पहले का बाजार सितारा मार्च 2000 से $3100 प्रति शेयर से 2002 के अंत में $15.10 पर पहुंच गया था, जो 99.5% दुर्भाग्यपूर्ण नुकसान था।
अपने धन को अनेक शेयरों व उद्योगों में फैलाए रखना गलत होने के जोखिम के खिलाफ एकमात्र विश्वसनीय सुरक्षा है। परंतु विविधीकरण न केवल आपके गलत होने की संभावनाओं को न्यूनतम करता है, बल्कि यह आपके सही होने की संभावनाओं को भी अधिकतम कर देता है। लंबा समय बीतने पर कुछ मुट्ठी भर शेयर सुपर स्टॉक्स में तब्दील होकर 10,000% या ज़्यादा भी बढ़ जाते हैं। मनी पत्रिका ने 2002 के अंत तक 30 वर्षों में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले 30 शेयरों को चुना है, और 2020 दृष्टि से देखें तो यह सूची पूर्णतः अप्रत्याशित थी। इतने सारे टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर स्टॉक्स के बावजूद इसमें साउथवेस्ट एयरलाइंस, वाशिंगटन स्टील्स, डॉलर जनरल डिस्काउंट स्टोर और नस्वार बनाने वाले यूएसटी इंक के शेयर शामिल हैं। यदि आप सोचते हैं कि बीते 1972 में आप भी इसमें से किसी शेयर पर बड़ा दांव खेल सकते थे, तो आप अपने से मजाक कर रहे हैं। इसे इस तरह से सोचें, बाजार के विशाल भूसे के ढेर में केवल कुछ ही सुइयां वास्तव में बड़ा मुनाफा उत्पन्न कर पाती हैं। आपके पास इस भूसे का कितना बड़ा ढेर होगा, आपके लिए आखिर में उसमें से कम एक सुई खोजने की उतनी ही ज़्यादा संभावनाएं होंगी। पूरे भूसे के ढेर का स्वामित्व आदर्श रूप से इंडेक्स फंड द्वारा, जो पूरे यूएस स्टॉक मार्केट पर नजर रखता है, होने से आप सुनिश्चितता कर लेंगे कि हर सुई को तलाश सकें। इस प्रकार सभी सुपर स्टॉक से रिटर्न प्राप्त करेंगे। विशेष रूप से यदि आप रक्षात्मक निवेशक हैं, तो सुइयों को क्यों तलाशें जब आप सारे भूसे के ढेर का मालिक बन सकते हैं। स्टॉक स्प्लिट के लिए समायोजित कई वर्षों के लिए 2000 की शुरुआत में माइक्रो स्ट्रेटेजी वास्तव में ऐसा दिखता था जैसे अगला माइक्रोसॉफ्ट। 1999 में इसके स्टॉक्स में 566.7% की वृद्धि हुई थी, और इसके चेयरमैन माइकल सेलर ने घोषणा की, 18 महीने पहले की तुलना में हमारा भविष्य आज बेहतर है। अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने बाद में माइक्रो स्ट्रेटेजी पर लेखांकन धोखाधड़ी का आरोप लगाया, और सेलर ने आरोपों का निपटारा करने के लिए $8.3 मिलियन का जुर्माना अदा किया। जांच। चलिए ग्राहम के शेयर चयन पैमाने पर थोड़ा आज के परिवेश में नजर दौड़ाते हैं। उचित आकार। आजकल छोटी कंपनियों को बाहर करने का अर्थ है कि अधिकांश रक्षात्मक निवेशक उन शेयरों से दूर रहें जिनका कुल बाजार मूल्य $2 बिलियन से कम है। 2003 के आरंभ में इसके बाद भी आपके पास स्टैंडर्ड एंड पुअर्स 500 स्टॉक इंडेक्स में से चुनने के लिए 437 कंपनियां रह जाती हैं। हालांकि आज के रक्षात्मक निवेशक ग्राहम के दिनों के विपरीत छोटे शेयरों में विशेषज्ञता रखने वाले म्यूचुअल फंड को खरीदकर सहज ही छोटी कंपनियों का स्वामित्व हासिल कर सकते हैं। पुनः वैनगार्ड स्मॉल कैप इंडेक्स जैसा इंडेक्स फंड पहली पसंद होना चाहिए। हालांकि एरियल, टी रोज प्राइस, रॉयल्स ऑन थर्ड एवेन्यू जैसे अन्य सक्रिय फंड भी वाजिब भाव पर उपलब्ध हैं। मजबूत वित्तीय स्थिति। मॉर्गन स्टैनली के बाजार रणनीतिकार स्टीव गैलब्रेथ और जे लैसेस के अनुसार 2003 की शुरुआत में S&P 500 इंडेक्स की लागत 120 कंपनियां ग्राहम की जांच में 2 से 1 के वर्तमान अनुपात पर खरी उतरी थीं। वर्तमान देयदाताओं से कम दोगुनी वर्तमान हस्तियों के साथ इन फर्मों के कार्यशील पूंजी पर औसतन काफी सहारा मिलता है, जो इन्हें कठिन समय में कायम रख सकता है। वॉल स्ट्रीट हमेशा कड़वी विडंबना से भरा रहा है, और ग्रोथ स्टॉक बुलबुले के फटने की एक अजीब स्थिति उत्पन्न हुई है। 1999 और 2000 में हाईटेक, बायोटेक और टेलीकम्युनिकेशन के शेयरों से आक्रामक ग्रोथ मिलने की उम्मीद थी, और उन्होंने बजाय इसके अंत में अपने अधिकांश निवेशकों का आक्रामक रूप से संकुचन कर दिया। लेकिन 2003 की शुरुआत में चक्र पूरा घुमा, और ऐसे अनेक ग्रोथ स्टॉक्स वित्तीय रूप से रूढ़िवादी हो गए जो कार्यशील पूंजी से भरपूर, नकद से समृद्ध और प्रायः ऋण मुक्त थे। बाईं ओर दी गई यह टेबल इसी का नमूना देती है। यहाँ सबक यह नहीं है कि ये स्टॉक अचूक थे, या आपको इस टेबल में मौजूद हर चीज और किसी भी चीज को बिना देरी किए खरीद लेना चाहिए। इसकी जगह आपको समझना होगा कि रक्षात्मक निवेशक मंदी के बाजार में टूट को धैर्य और शांति से देखते हुए हमेशा समृद्ध हो सकता है। ग्राहम का वित्तीय क्षमता का पैमाना अभी भी कार्य करता है। यदि आप विविधीकृत शेयर टोकरी को उनसे बनाएं जिनकी वर्तमान अस्ति उनकी वर्तमान देयताओं से कम दोगुनी हो, और जिनका दीर्घावधि कर्ज उनकी कार्यशील पूंजी से अधिक ना हो, तो अंत में आपके पास ऐसी भरपूर रूढ़िवादी वित्तीय कंपनियों का समूह होगा जिनमें पर्याप्त स्थिरता की क्षमता होगी। आज सबसे अच्छा मूल्य अक्सर उन शेयरों में मिलता है जो कभी हॉट रहे हों और बाद में कोल्ड हो गए हों। इतिहास भर में ऐसे शेयर अक्सर ऐसा सुरक्षा मार्जिन प्रदान करते रहे जो रक्षात्मक निवेशक की मांग होती है।
आय की स्थिरता। मॉर्गन स्टैनली के अनुसार S&P 500 इंडेक्स की सभी कंपनियों में से 86% की 1993 से लेकर 2002 तक प्रति वर्ष सकारात्मक आय रही थी। इसलिए ग्राहम का आग्रह पिछले 10 वर्षों में आम स्टॉक्स के लिए कुछ आय एक वैध परीक्षण बना हुआ है। ये इतना कठिन है कि पुराने हारने वालों को हटा देता है, लेकिन इतना प्रतिबंधात्मक भी नहीं है कि आपकी पसंद को अवास्तविक रूप से छोटे नमूने तक सीमित कर दे। डिविडेंड रिकॉर्ड। 2003 की शुरुआत में स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के अनुसार S&P 500 की 354 कंपनियां या सब में से 71% डिविडेंड का भुगतान करती हैं। तकरीबन 255 कंपनियों ने लगातार कम से कम 20 वर्षों तक डिविडेंड का भुगतान किया है और S&P के अनुसार इंडेक्स की 57 कंपनियों ने अपने डिविडेंड में कम से कम 25 वर्षों तक लगातार इजाफा किया। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वे हमेशा ऐसा करती रहेंगी, लेकिन ये राहत का संकेत है। आय में वृद्धि। S&P 500 की कितनी कंपनियों ने 2002 में समाप्त 10 वर्षों में ग्राहम की मांग मुताबिक अपने अर्निंग प्रति शेयर को कम से कम 1/3 तक बढ़ाया है। हमने 1991 से लेकर 1993 तक प्रत्येक कंपनी के आय का औसत निकाला है और इसके बाद पड़ताल की कि क्या 2000 से 2002 तक औसत आय में कम से कम 33% का इजाफा हुआ है। मॉर्गन स्टैनली के अनुसार S&P 500 की 264 कंपनियां इस जांच पर खरी उतरती हैं, लेकिन यहाँ ऐसा लगता है ग्राहम ने एक बहुत छोटी सी बाधा लगाई है। एक दशक से ज़्यादा में 33% की समचित वृद्धि 3% औसत वार्षिक वृद्धि से कम है। अर्निंग्स प्रति शेयर में कम से कम 50% की संचय वृद्धि, एक्यूमुलेटिव ग्रोथ या 4% की वार्षिक बढ़त कुछ कम रूढ़िवादी है। इनमें से S&P 500 इंडेक्स की कम से कम 245 कंपनियां 2003 की शुरुआत में ही इस पैमाने पर खरा उतरी, जिससे रक्षात्मक निवेशक के पास चयन के लिए सूची पर्याप्त हो गई। यदि आप संचयी वृद्धि की बाधा को दोगुना कर 100% या औसत वार्षिक वृद्धि का 7% कर दें तो इनमें से 198 कंपनियां कट ऑफ तक पहुंच जाएंगी। मध्यम पी रेशियो। ग्राहम अनुशंसा करते हैं कि उन स्टॉक्स तक सीमित रहें जिनका वर्तमान भाव बीते 3 वर्षों की औसत आय से 15 गुना से अधिक ना हो। अब विश्वसनीय रूप से आज वॉल स्ट्रीट की प्रचलित परिपाटी है कि शेयरों का मूल्यांकन करने के लिए इसके वर्तमान भाव को ऐसी चीज से विभाजित किया जाता है जिसे नेक्स्ट ईयर अर्निंग्स कहते हैं। इससे ये वह मिलता है जिससे कई बार द फॉरवर्डिंग पी रेशियो भी कहा जाता है। ज्ञात वर्तमान भाव को भविष्य की अज्ञात भाव से विभाजित करके पी रेशियो निकालना बेतुकी बात है। मनी मैनेजर डेविड ड्रेमन ने दर्शाया है कि लंबे समय में वॉल स्ट्रीट की 59% आम आय भविष्यवाणियां लज्जात्मक रूप से बड़े अंतराल से चूक जाती हैं, जिनके वास्तव में रिपोर्टेड आय से कम 15% तक कम या अधिक आकलन होता है। इन अदूरदर्शी भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी के आधार पर आने वाले वर्ष के लिए अपने पैसे का निवेश करना उतना ही जोखिम भरा है जैसा कानूनी रूप से नेत्रहीनों के लिए किसी तीरंदाजी टूर्नामेंट में लक्ष्य भेद बिंदु को स्वेच्छा पकड़ना। इसकी जगह खुद ही शेयर प्राइस अर्निंग रेशियो की गणना करें। वर्तमान भाव को बीते 3 वर्ष की औसत आय से विभाजित करने के ग्राहम के फार्मूले का प्रयोग करें। 2003 की शुरुआत में स्टैंडर्ड एंड पुअर्स 500 इंडेक्स के कितने स्टॉक्स का मूल्य उनकी 2000 से लेकर 2002 तक के औसत आय से 15 गुना से अधिक नहीं था। मॉर्गन स्टैनली के अनुसार ग्राहम की जांच में प्रचुर मात्रा में कुल 185 कंपनियां उत्तीर्ण होती हैं। मध्यम प्राइस टू बुक रेशियो। ग्राहम 1.5 से अधिक के रेशियो ऑफ प्राइस टू एसेट्स या प्राइस टू बुक रेशियो की अनुशंसा नहीं करते। हाल के वर्षों में कंपनियों के मूल्य का बड़ा अनुपात फ्रेंचाइजी, ब्रांड नेम, पेटेंट और ट्रेडमार्क जैसी अमूर्त संपत्ति से आया है। चूंकि ये कारक अधिग्रहण के साथ मिली साख बुक वैल्यू की मानक परिभाषा से अलग हैं, इससे अधिकांश कंपनियां आज ग्राहम के दिनों से प्राइस टू बुक गुणकों से अधिक भाव पर हैं। मॉर्गन स्टैनली के अनुसार S&P 500 में से 123 कंपनियां का भाव अपने बुक वैल्यू से 1.5 गुना से नीचे है। 273 कंपनियां या इंडेक्स का 55 का प्राइस टू बुक रेशियो 2.5 से कम है। ग्राहम के उस सुझाव का क्या होगा कि आप पी रेशियो को प्राइस टू बुक रेशियो से गुना करें और यह देखें कि यह परिणाम संख्या 22.5 से नीचे है या नहीं।
मॉर्गन स्टैनली के डेटा के आधार पर S&P 500 में से कम 142 स्टॉक्स 2003 की शुरुआत में इस जांच को पास कर जाते हैं, जिनमें डाना कॉर्पोरेशन, इलेक्ट्रॉनिक डेटा सिस्टम, सन माइक्रो सिस्टम और वाशिंगटन म्यूचुअल शामिल है। अतः ग्राहम का मिश्रित गुणक ब्लेंडेड मल्टीप्लायर अभी भी शुरुआती स्क्रीन के तौर पर उचित भाव वाले स्टॉक्स की पहचान करने का काम कर रहा है। समुचित सावधानी: आप चाहे जितने भी रक्षात्मक निवेशक हो, शेयर चुनने के आपके कार्य को न्यूनतम करने की ग्राहम की मंशा के मायने में कुछ ऐसे कदम हैं जिन्हें छोड़ना आपके लिए उचित नहीं होगा। अपना होमवर्क करें। डेटाबेस के माध्यम से आपको किसी भी कंपनी की वार्षिक और तिमाही रिपोर्ट मिल सकती है। साथ ही वो प्रॉक्सी स्टेटमेंट भी तुरंत मिल जाता है, जो मैनेजरों के वेतन, स्वामित्व और संभावित हित संघर्षों का खुलासा करता है। इसके कम से कम 5 वर्ष पढ़ने योग्य होंगे। किन चीज़ों को देखना है, इसके बारे में अधिक जानने के लिए अध्याय 11, 12 और 19 पर टिप्पणी देखें। यदि आप प्रॉक्सी को पढ़ने और 5 साल की वार्षिक रिपोर्ट को समझकर वित्तीय स्वास्थ्य की बुनियादी तुलना करने का न्यूनतम प्रयास करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आप व्यक्तिगत स्टॉक खरीदने के हिसाब से बहुत ज़्यादा रक्षात्मक हैं। खुद को स्टॉक पिकिंग व्यवसाय से बाहर निकालें और इंडेक्स फंड में निवेश करें, क्योंकि आप वहाँ के लिए हैं। पड़ोस में पड़ताल: जैसे वेबसाइट आपको बता देगी कि कंपनी के कितने प्रतिशत शेयरों का स्वामित्व संस्थानों के पास है। 60% से अधिक कुछ भी बताता है कि शेयर कदाचित अनदेखी नहीं होगी और संभवतः अत्यधिक खरीदा गया होगा। जब बड़े संस्थान बिकवाली करते हैं तो वे बिल्कुल एक साथ बेचते हैं, जिसके शेयरों के लिए विनाशकारी परिणाम होते हैं। कल्पना कीजिए कि सभी रेडियो सिटीज रॉकेट्स लुढ़कते हुए मंथ के किनारे आ जाएं, तो आप समझ जाएंगे। ये वेबसाइटें आपको ये भी बताएंगी कि सबसे बड़े स्टॉक स्वामित्व किसके पास हैं। यदि वे मनी मैनेजमेंट फर्में हैं जो आप ही की शैली में निवेश करती हैं, तो ये अच्छा संकेत है। यहाँ पर चैप्टर नंबर 14 समाप्त हुआ। आपको ये कैसा लगा जरूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।